हाँ बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और हम लोग आज फिर से आ गए और सभी लोगों को भाई गुड मॉर्निंग। देखें कौन कौन जुड़ गया है भाई। सचिन, बिंद, अभिनव, अभिषेक, महिमा, अतुल कुमार, विद्या मौर्य, अम्बरीश, हनुमान विश्वकर्मा, मनीष, दिशा सचान, अरुण सिंह, बंटी कुमार, लक्ष्य, इरशाद अली, प्रिंस, प्रियंशी, अभिषेक, चंद्रभूषण, मणि, गगन, पवन, शैलेश, सुनील, सौभाग्य, निधि, अभिषेक गुप्ता, सत्यम सिंह, दुर्गेश, अवधेश, आंचल, प्रतीक्षा, शिखा, अनुभव, आकाश, पूजा, सौम्या, धवल, वीरेंद्र, श्रेयांश, यश, ललितराज, कुमकुम, सत्यम, आकाश, आरती, उत्कर्ष, श्रेयांश, अंशु, मोहम्मद तौफीक, हिमांशु दीक्षित, ललितराज, आस्था, अभिषेक, राहुल सिंह। चलिए बेटा, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और मैंने लास्ट रन पे आप लोगों को पढ़ाया था पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में आपको याद हो मैंने कहा था कि हम इन वन शॉट पॉलीमर कंप्लीट कर देंगे, लेकिन वो वन शॉट में नहीं रह गया, अब टू शॉट हो गया है वो। कल मैंने प्रयास किया, करीब 2.25 घंटे 2 घंटे 21 मिनट की क्लास रही, उसमें हम लोग का पॉलीमर काफ़ी कुछ लेकिन हो गया था। जो बचा हुआ पार्ट है वो आज मैं कंप्लीट कर दूं, ताकि ये ना हो कि पॉलीमर में कुछ रह गया। पहले तो मैंने सोचा था कि अगले संडे फिर से एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा, तो अगले संडे एक्स्ट्रा क्लास होगी, किसी और चीज़ की होगी। पॉलीमर हम सोच रहे हैं आज कंप्लीट करते हैं, ताकि वो जो आपका कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक ना हो। अभी अगले संडे अगर करते तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती। तो आइए हम लोग पॉलीमर की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको पॉलीमर जो पढ़ाया था लास्ट में एक बहुत तेज़ी से क्विक रिवीजन आज भी कराऊंगा। कल मैंने कहा था पॉलीमर्स दो तरह के होते हैं, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर जिनमें साइड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड नहीं होता, कंडेंसेशन जिनमें साइड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है। एडिशन पॉलीमर दो तरह के थे, एडिशन होमो पॉलीमर, एडिशन कोपॉलीमर। होमो मतलब जब एक ही कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे एडिशन पॉलीमर होमो पॉलीमर कहा जाता है, और जब डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे कोपॉलीमर कहा जाता है। तो बेटा एडिशन में भी होमो और को है, और कंडेंसेशन में भी होमो और को है। एडिशन में होमो के मैंने बहुत सारे कल एग्जाम्पल दिए थे। पॉलीथीन लिया था जिसमें एलडीपी था, एचडीपी था, प्रोपीन से पॉलीप्रोपाइलीन बनाया था, पीवीसी था, पीवीए था, पैन था, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जिसे हम लोग ऑर्लॉन भी कहते हैं, टेफ्लॉन था। इसके बाद रबर आई थी उसके अंदर। रबर में मैंने आपको याद हो 1,4 आपका पॉली आइसोप्रीन बनाया था। आइसोप्रीन से इसको बनाया जाता है, इसका मोनोमर आइसोप्रीन होता है। और इसमें दो तरह की रबर बताई थी, एक सिस और एक ट्रांस। सिस मैंने कहा था ली जाती है नेचुरल, ट्रांस को गुट्टा पर्चा कहते हैं, और इसे हम लोग सिंथेटिक रबर की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद मैंने क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनाया था। ये भी कौन सी रबर थी? सिंथेटिक रबर थी। ये थे एडिशन होमो पॉलीमर। जब हम लोग एडिशन को पॉलीमर के अंदर गए थे तो एडिशन को पॉलीमर के अंदर बूना एस और बूना एन, ये भी दो रबर ली थी मैंने। एस का मतलब स्टारीन से था और एन का मतलब नाइट्राइल से था। एक्रिलोनाइट्राइल हम लोग लेते हैं, तो बूना एन और बूना एस। इसके बाद हम लोग आ गए थे एडिशन और एडिशन होमो और को के बाद आ गए थे कंडेंसेशन होमो पॉलीमर में। तो कंडेंसेशन होमो पॉलीमर में हमने पॉलीमाइड से स्टार्ट किए थे, और सबसे पहला आपके सामने लिया था नाइलॉन एस, नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 का जो मोनोमर था वो कैप्रोलैक्टम था, और कैप्रोलैक्टम से हम लोग ने नाइलॉन 6 बनाया था। उसी में मैंने स्टार्च भी ले लिया था और सेलुलोज भी ले लिया था। बस यहाँ तक मैंने कल कराया था। बचा हुआ जो है वो मैं तेज़ी से रिवाइज करवाऊंगा अभी लास्ट में। जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो एक छोटा सा आपके सामने फ्लो चार्ट रख देंगे। वो फ्लो चार्ट अगर आप तैयार कर लेंगे तो पॉलीमर अब आप 15 मिनट के अंदर अपने घर में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना, 15 से 20 मिनट लगेगा, फ्लो चार्ट आप देखेंगे, पूरा पॉलीमर आपका रिवाइज हो जाएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कंडेंसेशन कोपॉलीमर्स की। कंडेंसेशन मतलब जिसमें साइड प्रोडक्ट निकलेगा, कोपॉलीमर जिसमें आप एक से ज़्यादा कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे पॉलीमर को बनाने में। तो जब डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स पॉलीमर को बनाने में इन्वॉल्व होंगे तो उसे हम लोग कोपॉलीमराइजेशन कहेंगे। और चूंकि इसके अंदर साइड प्रोडक्ट निकलेगा
तो इसलिए इसे हम लोग कंडेंसेशन बोलेंगे। तो कंडेंसेशन को पॉलीमराइजेशन की स्टार्टिंग करते हैं। मैं आपको नाइलॉन 6 पढ़ा चुका था, जिसको हम पॉलीमाइड कहते हैं, पॉलीमाइड्स, जिसके अंदर एमाइडिक लिंकेज आपको मिलेगा, पॉलीमाइड्स। अब यही क्या बोलते हैं, नाइलॉन 6 को हम आगे ले चलते हैं। तो नाइलॉन 6 और नाइलॉन 610, अब ये दो पॉलीमर आपके सामने आने जा रहे हैं। आइए जरा हम लोग कंडेंसेशन को पॉलीमर की बात कर लें। तो कंडेंसेशन को पॉलीमर यानी स्टेप ग्रोथ, ये तो तुम्हें मालूम ही है कि एडिशन पॉलीमर जो होते हैं वो चेन ग्रोथ होते हैं और कंडेंसेशन के पॉलीमर स्टेप ग्रोथ होते हैं। ये मैकेनिज्म है, स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, वो चेन ग्रोथ मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं एडिशन पॉलीमर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने हम एक टर्म ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक है आपके सामने नेम ऑफ पॉलीमर नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। मैंने कहा था यहां जो 2 बार 6 लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि यहां पर तुम 2 डिफरेंट कंपाउंड मोनोमर के रूप में लोगे और दोनों में 6-6 कार्बन होंगे। तो सबसे पहला आपने मोनोमर लिया हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। अगर आप इसको देखें तो CH2 का होल 6 लगा हुआ है, यानी इसमें 6 कार्बन है। और फिर आपने लिया एडिपिक एसिड, और इसमें भी देखो 4 और 2 6 कार्बन है। और इससे आपने स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर बनाया। कैसे बनाया? बड़ा सिंपल है। आप यहां पर क्या करिए, आपने लिखा NH2 CH2 का होल 6 और यहां पर NH2 आपने लिखा, ये हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन है। और फिर आपने एडिपिक एसिड लिया, तो एडिपिक एसिड में आपने OH C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O OH आपने लिया। ये एडिपिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल लिया। बस यहां से सीधे H और यहां से OH कंबाइन करके क्या बना देगा, H2O बना देगा। और जब ये कंबाइन करके H2O बना देगा तो यहां पर अब आपको एमाइडिक लिंकेज मिलेगा, यहीं पर एमाइडिक लिंकेज आपको मिला। और अब आप इसका मोनोमर पॉलीमर देखिए, तो ठीक इधर से भी यही होगा, यहां से भी एक H हटेगा क्योंकि इसके बगल में एक मॉलिक्यूल रखा होगा। तो NH2 वाला हमेशा H देता है और COH वाला हमेशा क्या देता है, OH देता है। तो अब इसकी रिपीटिंग यूनिट देखिए क्या होगी, NH आपने रख दिया, यहां से H हटा दिया। इसके बाद आपने यहां CH2 का होल 6 कर दिया। इसके बाद आपने यहां NH और C डबल बॉन्ड O कर दिया, और देन CH2 का होल 4 कर दिया, और देन यहां पर C डबल बॉन्ड O कर दिया। देखो यहां से OH हटा दिया और यहां से H हटा दिया, और इस पूरे का होल क्या कर दिया आपने, N कर दिया। यही चीज देखो यहां लिखी हुई है, C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O NH, और इसके बाद CH2 का होल 6 यहां पर NH। देखो यही चीज है ना, बस इसको ऐसे उल्टा करके लिख दिया गया है, ये उल्टा करके लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइलॉन 66। आप इसे ऐसे करके लिख दें या ऐसे करके लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही इसकी स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट है। तो क्या क्या मिला हमें, तो जब हम लोग नाइलॉन 66 की बात करेंगे तो नाइलॉन 66 में हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन होगा और प्लस साथ में एडिपिक एसिड होगा। इन दोनों को मिला करके नाइलॉन 66 बनाया जाएगा। नाइलॉन 66 का इस्तेमाल इन मेकिंग शीट्स, ब्रशेस एंड सबसे बड़ी चीज है कि इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। नाइलॉन 66 को उसमें यूज किया जाता है। नाइलॉन 66 के साथ ही एक आपको आर्टिकल और मिलेगा, दैट इज नाइलॉन 610। देखो आ गया नाइलॉन 610, बहुत आसान है। नाइलॉन जैसे 66 था वैसे नाइलॉन 610 है। अंतर सिर्फ इतना है कि जहां आप एडिपिक एसिड ले रहे थे वहां आप एडिपिक एसिड ना लेकर के सिबासिस एसिड का इस्तेमाल करेंगे। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या था बेटा, HOOC CH2 का होल 4 COOH, यानी कार्बन इसमें हुआ करते थे 6, 4 और 2 6, लेकिन सिबासिस एसिड है, इसमें कार्बन होंगे आपके 10। तो भाई साहब यहां पर थोड़ा सा हम लोगों को करेक्शन करना पड़ेगा, यहां पर CH2 का होल 8 करिएगा। जब आप अपना प्रिंट आउट निकालिएगा तो उसमें करेक्शन कर लीजिएगा, CH2 का होल 8, वहां पर CH2 का होल 4 था तो 4 और 2 6 का मामला था। यहाँ CH2 का होल 5। मैंने अब जो नया प्रिंट आउट मतलब नया जो कराया, कल मैंने भेज दिया था बच्चों को, लेकिन अब मैंने उसमें छोटे मोटे जो करेक्शंस थे वो करा दिए हैं, तो अब करेक्टेड फॉर्म में मिलेगा। आप करेक्शन कर लीजिएगा, मतलब लिख लीजिए, जहाँ जहाँ करेक्शन आया करे उसको कॉपी में नोट कर लिया करिए, फिर बाद में उसी में अपना करेक्शन कर लीजिएगा जब प्रिंट आउट आप निकलवाइएगा। तो देखो यहाँ पर CH2 का होल 8 है, तो यहाँ होल 4 था, यहाँ होल 8 है। तो अब यहाँ बताओ कार्बन कितने हो गए, 8 और 2 10 कार्बन हो गए। यहाँ कार्बन कितने थे, 4 और 2 6 थे।
यहाँ कार्बन हो गए 8 और 2 10, सारा स्ट्रक्चर वही है, सब कुछ वही है। NHCH2 का होल 6, NH जहाँ CH2 का होल 4 था बस वहाँ CH2 का होल 8 कर देना है। मतलब जहाँ आपने एडिपिक एसिड लिया था वहाँ आपको सिबासिस एसिड ले लेना है। एडिपिक एसिड 6 कार्बन का था, सिबासिस एसिड 10 कार्बन का है, और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम सब कुछ है। इन मेकिंग शीट्स, ब्रशेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ऑल्सो इन मेकिंग कारपेट्स। इसमें एक चीज़ और बढ़ गई कि इसको कारपेट बनाने में भी यूज़ किया जाता है। जो वर्किंग नायलॉन 6 की है वही वर्किंग नायलॉन 610 की भी हो गई, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नायलॉन 6 हम लोग कर ही चुके हैं पहले से भी, रोप वोप बनाने में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, यूजेस मतलब आप कायदे से पढ़ लीजिएगा एक बार। तो ये आपके कैसे पॉलीमर हैं? कंडेंसेशन है, क्योंकि इसमें पॉलीमराइजेशन के दौरान देखो यहां से H और यहां से OH जा रहा है, यानी यहां से आप H ले रहे हैं, यहां से OH ले रहे हैं, यानी कि साइड प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं, तो साइड प्रोडक्ट निकल रहा है, तो कंडेंसेशन हो गया। और को इसलिए हो गया क्योंकि दो डिफरेंट कंपाउंड यहां पर मोनोमर में इन्वॉल्व हैं। एक इन्वॉल्व हो रहा है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एक इन्वॉल्व हो रहा है आपका सिबासिस एसिड। तो दो डिफरेंट कंपाउंड आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ये होमो नहीं है, को है। और चूंकि साइड प्रोडक्ट निकल रहा है इसलिए कंडेंसेशन है, तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन कोपॉलीमर। क्लियर? तो बेटा हम लोगों का क्या क्या हो गया? नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 610 हो गया। बस इतना याद रखना है। नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है बताओ जल्दी से? कैप्रोलैक्टम। नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है? हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड। नायलॉन 610 का मोनोमर क्या है? हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और सिबासिस एसिड। बस एक में एडिपिक एसिड में कार्बन की संख्या 6 है और सिबासिस एसिड में कार्बन की संख्या 10 है। तो जहां तुम CH2 का होल 4 करते थे एडिपिक एसिड में, सिबासिस एसिड में CH2 का होल 8 कर देना है। यानी यहाँ 5 लिख गया है, 5 की जगह आपको क्या कर देना था? 8 कर देना था। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं था। चलिए, नायलॉन्स का काम कंप्लीट हुआ। और अब हम लोग आ जाते हैं किस पर? पॉलीएस्टर्स पर। किस पर आ जाते हैं हम लोग? पॉलीएस्टर्स पर एंट्री करते हैं। ये देखिए आपके सामने आए पॉलीएस्टर्स। पॉलीमाइड्स क्या थे? तो पॉलीमाइड्स जिनमें एमाइडिक लिंकेज था, C डबल बॉन्ड ONH टाइप का लिंकेज, दैट इज एमाइडिक लिंकेज। यही आगे जाकर के हम लोग इसको पेप्टाइड लिंकेज भी बोलते हैं इन केस ऑफ किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम लोग उसमें अमीनो एसिड्स में हम लोग जाते हैं, प्रोटीन्स के अंदर जाते हैं, तो प्रोटीन्स के अंदर यही लिंकेज पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है, CONH टाइप ऑफ लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। यहाँ पर एमाइडिक लिंकेज, ठीक है ना। अब पॉलीमाइड्स हम लोग कर चुके। पॉलीमाइड्स अभी एक और बाकी है, नायलॉन 2 नायलॉन 6। वो बायोडिग्रेडेबल के अंदर है, हम आपको आगे बताएंगे। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के अंदर हम लोग चलेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने नायलॉन 3 पढ़े हैं। कौन कौन से नायलॉन पढ़े हैं? नायलॉन 6, नायलॉन 6 और नायलॉन 610। पक्का? अब आओ पॉलीएस्टर्स की बात करें। जैसे ही तुम्हारे सामने शब्द आया एस्टर, तुम समझ गए कि इसके अंदर C डबल बॉन्ड O और O टाइप का लिंकेज आपको मिलेगा, क्योंकि एस्टर सब लोगों को मालूम है, अगर हम इधर R लगा दें, इधर R लगा दें, तो यही एस्टर होता है। तो इसका मतलब एस्टर में आपको C डबल बॉन्ड O टाइप का लिंकेज मिलता हुआ दिखाई देगा। इस टाइप का तो लिंकेज होगा, C डबल बॉन्ड O टाइप का लिंकेज। तो आइए अब एस्टर हम लोग समझने का प्रयास करें। बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है। मोनोमर्स आपके यहां पर कैसे बनेंगे इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। कैसे बनाया जाएगा मोनोमर, ठीक है? आइए थोड़ा सा हम लोग समझे। देखो, हम थोड़ा सा अलग से तुमको बता ही देते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला जो मोनोमर यूज करने जा रहे हैं, दैट इज ये जो हम लोग पॉलीमर यूज करने जा रहे हैं, फिर हम आपको दिखा भी देंगे वहां पर पॉलीमर। टेरिलीन यूज करने जा रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डेक्रॉन। टेरिलीन या डेक्रॉन के नाम से जानते हैं। अब टेरिलीन और डेक्रॉन के मोनोमर क्या हैं इसको समझो। इनके दो मोनोमर हम लोग यूज करते हैं। एक तो हम लोग यूज करते हैं OH CH2 OH, दैट इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसको हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं। और एक हम लोग यूज करते हैं टेरीथैलिक एसिड। थैलिक एसिड समझते हैं ना? थैलिक एसिड तब होता है जब दोनों COH अगल बगल लगे हुए होते हैं, यानी कि एक COH आपने बेंजोइक एसिड लिया और उसके आर्थो पोजीशन पर COH लगा दिया, तो उसको हम लोग थैलिक एसिड बोलेंगे। अब की यहां पर आपने COH को किस पोजीशन पे लगा दिया है? पैरा पोजीशन पे लगाया। जब पैरा पोजीशन पे लगाया तो इसे हम लोग टेरीथैलिक एसिड के नाम से जानेंगे। इसे टेरीथैलिक एसिड कहा जाएगा। क्लियर है? तो अब आपने एक लिया इथाइलिन ग्लाइकॉल और एक लिया आपका टेरीथैलिक एसिड। अब बड़ा सिंपल है।
अगर आपको इसको पॉलीमर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सिंपल सा काम आपने किया, यहाँ से OH और यहाँ से H। आपको मालूम होगा कि एस्टरिफिकेशन के प्रोसेस में OH इज ऑलवेज गिवन बाय एसिड एंड H इज गिवन बाय अल्कोहल। तो अल्कोहल से हमने H ले लिया और OH किससे ले लिया, एसिड से ले लिया। बताइए यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा। तो अब इसके बीच में एस्टेरिक लिंकेज आ गया, इधर साइड भी एक मॉलिक्यूल होगा, उधर साइड भी एक मॉलिक्यूल होगा, तो इधर वाले से H जाएगा और उधर वाले से क्या जाएगा, OH जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो बताइए क्या बनेगा, OCH2 CH2O, ये O हो गया, C डबल बॉन्ड O, और इसके बाद आपने रिंग बनाई। रिंग बनाने के बाद आपने क्या किया, C डबल बॉन्ड O करा और इसमें होल N कर दिया। यही देखो आपके सामने एस्टेरिक लिंकेज आ गया। देखो एस्टेरिक लिंकेज है कि नहीं, यही एस्टेरिक लिंकेज आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इधर से भी आपने H हटा दिया और इधर से आपने OH हटा दिया और ये बन गया आपका टेरिलीन, या इसे ही हम लोग बोलेंगे डेक्रॉन। क्या बोलेंगे इसे, टेरिलीन बोलेंगे, या इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेक्रॉन बोलेंगे। क्लियर, देख लीजिए एग्जैक्टली यही चीज आपके सामने यहां लिखी हुई है। देखिए डेक्रॉन या इसे बोलेंगे टेरिलीन, मेड बाय ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस। हमने क्या किया, N मोल लिए हैं एथिलीन ग्लाइकॉल के, इथेन 1,2 डाइऑल और टेरीथैलिक एसिड लिया। देखो एग्जैक्टली यही पॉलीमर मैंने बनाया है जो मैंने अभी बना के आपको दिखाया। OCH2 O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O का होल N, ये टेरिलीन या डेक्रॉन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा ना। यूजेस, किसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम है यार। या ये सब जो पॉलीएस्टर्स होते हैं ये सब फैब्रिक होते हैं, यानी कि ये कपड़े बनाने के काम में आते हैं। पॉलीएस्टर, पहले कपड़ा भी चलता था, पॉलीएस्टर का कपड़ा बोलते थे। घर में आप सुनिएगा, कभी पूछिएगा, अब तो तमाम तरीके के सिंथेटिक फैब्रिक्स आ गए हैं। पहले पॉलीएस्टर बड़ा चलता था। तो इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉश एंड वियर फैब्रिक्स। फैब्रिक्स का मतलब कपड़े के लिए यूज़ करते हैं, टायर कॉर्ड्स बनाने में भी यूज़ करते हैं, सीट बेल्ट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, सेल्स के लिए। इट इज़ ऑल्सो बॉन्डेड विथ कॉटन एंड वुल टू इंक्रीज देयर रेजिस्टेंट टू वियर एंड टीयर। मतलब कॉटन के साथ भी इसको क्या बोलते हैं, मिलाकर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका फैब्रिक बनाना ही है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ पर क्या है, तो फैब्रिक बनाने में, यानी कि जो कपड़े पहने जाते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किसका, टेरिलीन, या ऐसे बोलेंगे डेक्रॉन। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। पहला आपका पॉलीएस्टर था टेरिलीन या डेक्रॉन। दूसरा पॉलीएस्टर अब आपके सामने आने जा रहा है एंड दैट इज ग्लिप्टल। जो दूसरा पॉलीएस्टर हम आपके सामने लेने जा रहे हैं वो दूसरा पॉलीएस्टर है ग्लिप्टल। देखो ये आया ग्लिप्टल, दूसरा पॉलीएस्टर लेने जा रहे हैं। बड़ा सिंपल है यार दूसरा पॉलीएस्टर। आप सिर्फ एक चीज करनी है आपको कि पहले हम लोग ने इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया था, वो हमने यहाँ पर भी लिया है। अगर इसके मोनोमर की यहीं लिख देते हैं, अगर हम आपके सामने इसके मोनोमर की बात करें तो मोनोमर कौन कौन से इसमें ले रहे हैं, तो पहला हमने लिया था CH2OH और CH2OH, वो यहाँ पे भी हमने लिया इथाइलिन ग्लाइकॉल। वहाँ पर लिया था टेरीथैलिक एसिड। आपकी यहाँ टेरीथैलिक एसिड ना लेकर के थैलिक एसिड ही लिया जाएगा। तो थैलिक एसिड में क्या होता है बेटा, थैलिक एसिड में होता ये है, यहाँ पर OH और यहाँ CO और यहाँ ऐसे करके रिंग आपने बना दी, ये ऐसे करके रिंग आप यहाँ पर डेवलप कर दीजिए और यहाँ भी COH कर दीजिए। थैलिक एसिड में जो दोनों COH होते हैं ना बेटा, वो अगल बगल लगे हुए होते हैं, आर्थो पोजीशन पे लगे होते हैं। थैलिक एसिड को अगर ऐसे आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर आप ज़्यादा अच्छा समझते होंगे। ये देखो बेटा बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड के बगल में COH लगा दें तो इसे थैलिक एसिड कहते हैं। तो बस यही हमने यहाँ पर किया है। देखो अगल बगल 2 COH लगा दिए। टेरीथैलिक एसिड में क्या होता है, यहाँ COH ना लग करके COH यहाँ लगा हुआ होता है, नीचे पैरा पोजीशन पर। आर्थो पोजीशन पे लगा है तो थैलिक एसिड, पैरा पोजीशन पे लगा है तो टेरीथैलिक एसिड। तो ये थैलिक एसिड हमने लिया। फिर वही तरीका, एसिडिफिकेशन का प्रोसेस आपको कराना है तो क्या करना होगा, सिंपल यहाँ से OH और यहाँ से H लेकर हम क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। और जब H2O बना देंगे तो देखिए ये इसका आइसोमर बनता हुआ दिखाई, ये इसका पॉलीमर बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से H हटा दीजिए। जब यहाँ से आप क्या करेंगे, H हटाएंगे, ये वाला H यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ सिर्फ O बचेगा, OCH2 और इसके बाद ये वाला O, ये वाला O, फिर C डबल बॉन्ड O और इसके बाद पूरा पॉलीमर। यहाँ से क्या हटा देंगे, OH और OH हटा करके होल N कर देंगे। यहाँ समझ रहे ना, ये लास्ट में जो आपका OH है ये वाला भी OH हटा देंगे
और OH हटा करके होल N कर देंगे। इसी को हम लोग ग्लिप्टल कह लेंगे या इसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल थैलेट के नाम से भी जाना जाता है, इसे ग्लिप्टल हम लोग कहते हैं। तो दो पॉलीएस्टर हम लोगों ने पढ़े, कौन कौन से? एक पढ़ा हम लोगों ने टेरिलीन या जैसे हम लोग कहेंगे डेक्रॉन, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा ग्लिप्टल। एक में मोनोमर में हम लोग टेरीथैलिक एसिड इस्तेमाल करते हैं और एक में हम लोग थैलिक एसिड, इसमें थैलिक एसिड इस्तेमाल करते हैं और टेरिलीन में हम लोग टेरीथैलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। सभी लोगों को आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलिए ये नेम ऑफ पॉलीमर ग्लिप्टल हो गया। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स की बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बार बार बोल रहे थे, 3 डायमेंशनल पॉलीमर बार बार बोल रहे थे, थर्मोसेटिंग बार बार बोल रहे थे। तो थर्मोसेटिंग भी वही थे, क्रॉस लिंक्ड थे, या आपके 3 डायमेंशनल पॉलीमर भी वही थे जिनमें क्रॉस लिंकिंग पाई जाती है, हैविली ब्रांच्ड होते हैं, क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स होते हैं। इनके अंदर हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, एक तो बेकेलाइट और एक मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड, एक और है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, वो आपका एनसीईआरटी में भी दिया गया है। लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, एक तो मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड और एक यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। तो मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, इन दोनों को भी हम लोगों को ढंग से थोड़ा सा देखना है, इसको थोड़ा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। आइए जरा देख लेते हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो नेम ऑफ पॉलीमर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो तरह के पॉलीमर हम लोगों को मिलेंगे। एक तो पॉलीमर हम लोगों को मिलेगा सबसे पहले नोवोलैक, देखिए समझिएगा बात को, इसको हम बना के भी दिखाएंगे प्रॉपर्ली तुमको। एक तो मिलेगा नोवोलैक और एक मिलेगा बेकेलाइट। देखो दोनों को मैंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों के मोनोमर फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल है, इसमें भी मोनोमर फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल है, दोनों में ही हम लोग फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो नोवोलैक है वो लीनियर पॉलीमर है और जो आपका बेकेलाइट है वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। दोनों को बनाने की बिगिनिंग का तरीका एक ही है, नोवोलैक और बेकेलाइट दोनों को बनाने का तरीका एक ही है। हम पहले आपको इसको बना करके दिखा देते हैं और तब हम आगे की बात आपके सामने रखेंगे। पहले आइए इसको हम बना के दिखाते हैं। देखो मैंने आपसे कहा कि यहां पर मोनोमर हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन कौन से मोनोमर यूज कर रहे हैं? तो एक तो मोनोमर हमने यूज किया फॉर्मल्डिहाइड और एक मोनोमर हम लोगों ने यूज किया फिनॉल। क्या यूज किया? फिनॉल, फिनॉल का इस्तेमाल किया। होता क्या है कि सबसे पहले बेटा फिनॉल की रिएक्शन हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं, फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं, मीडियम रखते हैं बेसिक। जब बेसिक मीडियम रखते हैं तो फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराने पर यहां पर आपको इस तरह के कंपाउंड्स मिलते हुए दिखाई देंगे, एक तो OH और यहां पर CH2OH आएगा और प्लस साथ में नीचे पैरा पोजीशन पर भी CH2OH आएगा। हालांकि आप देखेंगे कि आपकी एनसीईआरटी में दो कंपाउंड इसी के साथ और उन्होंने दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक्सेस में हम फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम ये भी देख पाएंगे कि ये जो CH2OH है वो आर्थो और पैरा पर भी एक साथ आएगा। ये सिर्फ एनसीईआरटी में दिया है और कहीं नहीं दिया, हालांकि हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में चूंकि दिया है तो मैं इसको बता दे रहा हूं कि यहां पर उन्होंने बताया है कि CH2OH यहां पर और यहां पर भी आता हुआ दिखाई देगा। देखना एनसीईआरटी में दिया है, हालांकि हमें मतलब इन सबसे इतने से नहीं है, हमें मतलब अभी फिलहाल सिर्फ इस वाले पॉलीमर से मतलब है। हम इस वाले का इस्तेमाल आपके सामने करेंगे। ये कैसे हुआ सर? भैया CHO को तुम क्या CH2O लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? आर्थो पोजीशन पर क्या होता है? H, बस सीधे सीधे ये वाला H इस O को दे दो तो ये हो जाएगा CH2OH और इस पूरे CH2OH को इस H की जगह प्लेस कर दो। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म में मत जाओ, मैकेनिज्म कैसे हुई वो एक अलग है, लेकिन तुम्हें करना क्या है कि ये वाला H सीधे इस O को देके CH2OH कर देना है और पूरा CH2OH इस जगह लगा देना है। यही आप पैरा पे भी कर सकते हैं क्योंकि पैरा पे भी H होता है। तो ये वाला H इसको दे दो, ये पूरा CH2OH नीचे लगा दो। तो आप तो या तो ये बनाएंगे या ये बनाएंगे, दोनों भी आ सकते हैं और तीनों जगह भी आ सकता है, ऐसा एनसीईआरटी बताती है। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम इसका पॉलीमराइजेशन कराना स्टार्ट करेंगे। तो होगा क्या कि जब आप यहां पर लोगे OH, देखो अब जरा बहुत आराम से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉपी पेन भी लिए रहा करो और खुद भी बना करके थोड़ा सा देखा करो। ये नहीं कि सर तो बना ही रहे हैं, सर तो हम तो सब करे रहे हैं, मान लो तुम भी थोड़ा सा करके देखोगे तो बेहतर रहेगा। और ये देखो हमने CH2OH यहाँ ऐसे लिख दिया
और फिर हमने यहाँ पर CH2OH को ऐसे लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पर आप 3000 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉलीमर है तो थाउजेंड्स की संख्या में जुड़े हुए होंगे। अब क्या होने जा रहा है इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। देखो बेटा, यहाँ से H, यहाँ पर भी H है, तो यहाँ से H और OH H2O बना देगा, यहाँ से H और OH H2O बना देगा। यानी कि CH2OH से OH निकलेगा और इसके बगल वाली पोजीशन से H निकलेगा। क्या निकलेगा? H निकलेगा। यहां से H निकलेगा और यहां से OH निकलेगा। ये मैंने अभी लीनियर लिया हुआ है। अब जब लीनियर लिया हुआ है तो मैं इसका डायरेक्टली आपके सामने आइसोमर बना के अब यहीं पर दिखा दे रहा हूं आपको। आप इसको अब ऐसे करके हटा दीजिए, आप इसको ऐसे करके हटा दीजिए, और आप इसको ऐसे करके हटा दीजिए। ये सब प्लस साइन यहां से हटा दीजिए। हटा दिया सब प्लस साइन, ये हटा दिया। अब देखिए मैं इसका बना रहा हूं पॉलीमर। यहां आपने क्या किया? सिंपल CH2 लिया और ऐसे करके जोड़ा, और यहाँ पर CH2 लिया और ऐसे करके जोड़ा, और यहाँ पर भी आपने CH2 लिया, क्योंकि इस साइड से CH2 निकल रहा है और CH2 निकल रहा है तो आपने इसको ऐसे करके जोड़ा और इसका होल N पूरा कर दिया। देखो बेटा, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर साइड में CH2 दिखा रहा हूं मैं, इधर साइड CH2 नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि जिस साइड CH2 है उसके बगल वाले साइड से CH2 नहीं निकल रहा है, H निकल रहा है। तो आपको इधर से सिर्फ एक लाइन खींचनी है, यहां CH2 नहीं दिखाना है, और जबकि इधर साइड आपको क्या दिखाना है? CH2 दिखाना है, और ये CH2 का पूरा होल N होगा। ये एक लीनियर पॉलीमर है। दिस इज अ लीनियर पॉलीमर। ये कैसा पॉलीमर है? एक लीनियर पॉलीमर है। और इस लीनियर पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं? इस लीनियर पॉलीमर को हम लोग कहते हैं नोवोलैक। क्या कहते हैं इसे? नोवोलैक के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड नोवोलैक। अब जब इस नोवोलैक को हम फर्दर फॉर्मल्डिहाइड के साथ फ्यूज करते हैं, फिर से फॉर्मल्डिहाइड के साथ फ्यूज किया जाता है लंबे समय तक, तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ फ्यूज करने पर इसका एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर मिलता है, और वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहलाता है बेकेलाइट। अब देखो, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनाने के हम तुमको ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं तुमको? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनाने की ट्रिक बताते हैं। बड़ा सिंपल है। ये नोवोलैक सबको समझ में आ गया होगा। नोवोलैक सबको क्लियर हुआ कि नहीं? पहले तो बेटा जल्दी से सब लोग बताओ, नोवोलैक क्लियर है कि नहीं? लैब चैट में सब लोग जल्दी से बताएं, नोवोलैक क्लियर है? सिद्धार्थ भट्ट, कुसुम कुमारी, लक्ष्य गंगवार, मोहित, सुनील, हाँ ठीक। इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड कैटलिस्ट, बिल्कुल सही। ललित राज ने बताया है कि टेरिथैलिक एसिड को हम लोग जिंक एसिटेट और एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा। लेकिन बेटा मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उतनी रिएक्शन में जाइए नहीं। आपके यहाँ ये सब नहीं पूछा जाता है कि किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। आपके यहाँ सिर्फ मोनोमर पूछा जाएगा और सिर्फ पॉलीमर पूछा जाएगा। मोनोमर से पॉलीमर बनाने के लिए निश्चित रूप से रिएक्शन होगी, कोई ना कोई कैटलिस्ट आप यूज करेंगे, कोई ना कोई टेम्परेचर प्रेशर यूज करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है वो टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस्ट याद करने का। बुक्स में दिया भी गया है, कुछ जगह है कुछ जगह नहीं है। आप सिर्फ मोनोमर और पॉलीमर पे ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और आपके यहाँ पेपर में मोनोमर और पॉलीमर ही पूछा जाता है, उससे आपका निकल आएगा। ठीक है बेटा, सभी बच्चे बता रहे हैं कि यस सर यस सर यस सर यस सर, सब लोगों ने यस सर कर दिया है। इसका मतलब मामला बिल्कुल फिट है और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बिल्कुल फिट मामला है और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो बेटा, मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया कि यहां पर फॉर्मेशन किसका होगा? नोवोलैक का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। अब इस नोवोलैक के बाद हम लोग जा रहे हैं किस पर? नोवोलैक से अब हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, बेकेलाइट बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए बेकेलाइट कैसे बनेगा। देखो बड़ा सिंपल है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई। आप नोवोलैक अभी अभी हम लोगों ने बनाया। कैसे बनाया नोवोलैक? हम लोगों ने यहां पर CH2 किया, ठीक है। आप ऐसे करके स्ट्रक्चर बना दीजिए। ये देखिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया, यहां रिंग बना दी, यहां रिंग बना दी, यहां रिंग बना दी, यहां OH कर दिया, यहां पे भी OH कर दिया, और यहां पर भी OH कर दिया, और यहां पर मैंने CH2 कर दिया। ये स्ट्रक्चर था। क्लियर है? ये नोवोलैक का स्ट्रक्चर है। नोवोलैक का जो स्ट्रक्चर आपने बनाया, उसी स्ट्रक्चर को अब आप पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए। सेम स्ट्रक्चर बनाइए, सिर्फ स्ट्रक्चर को उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए। तो आपने स्ट्रक्चर को पलटा, बस स्ट्रक्चर को हमने क्या कर दिया है? पलट दिया है। स्ट्रक्चर को हमने रिवर्स कर दिया है, नया कुछ भी नहीं किया। स्ट्रक्चर को सिर्फ क्या करा? पलट दिया।
जब हमने स्ट्रक्चर को पलट दिया तो पलटते ही मामला ऐसा हो गया कुछ। अब ज़रा ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर को पलटते ही मामला कुछ ऐसा हो गया। ये देखो इस टाइप का मामला हो गया, स्ट्रक्चर पलट दिया। यहाँ पर भी आप क्या लगा दीजिए, OH लगा दीजिए और इसकी वैलेंसी ऐसे करके फ्री कर दीजिए। तुम देखो इसी की मिरर इमेज बनी है कि नहीं बनी है, इसी को हमने जस्ट पलट दिया है ना, पलट दिया ना। तो नोवोलैक का जो स्ट्रक्चर बना था उसको पलट दिया और बस अब कुछ मत करिए, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में यहाँ CS2 लगा दीजिए, इसके और इसके बीच में यहाँ CS2 लगा दीजिए, ये यहाँ से जुड़ेगा, और इसके और इसके बीच में यहाँ CS2 लगा दीजिए, और इस पूरे का आप क्या कर दीजिए, होल N कर दीजिए। बस दैट इज कॉल्ड बेकेलाइट। यही इसका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है और इसी को हम लोग बेकेलाइट के नाम से जानते हैं। तो बड़ा सिंपल सा काम मैंने किया कि नोवोलैक का जो लीनियर स्ट्रक्चर था वो बनाया, फिर उसके लीनियर स्ट्रक्चर को हमने पलट दिया और पलटने के बाद पैरा पोजीशंस पर CS2 बीच में चलते चलते चले गए। दैट इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये कैसा पॉलीमर है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है और इसे हम लोग क्या कहेंगे, नोवोलैक के नाम से जानेंगे। इसे नोवोलैक कहा जाएगा। क्लियर है? इसमें कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ें। रिप्रेजेंटेशन का मैं तुमको तरीका बताता हूं। देखो इसमें एक बहुत बढ़िया बात तुमको बताता हूं रिप्रेजेंटेशन की, तुमको बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान रखिएगा, कॉपी में नोट भी करिएगा। अगर मैं आपके सामने थोड़ा सा चेंज करूं, क्या चेंज करूं जानते हो, मैंने ये हटाया, ये पूरा मैंने हटाया, ये पूरा मैंने हटाया, ये पूरा मैंने हटाया, ये हटा दिया और ये भी देखो हटा दिया, ये सब हटा दिया और ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैंने यहां पर ऐसे करके होल N कर दिया तो बताओ ये क्या है, तो बेटा ये नोवोलैक है। ये इट इज कॉल्ड नोवोलैक। ये नोवोलैक है बेटा, है कि नहीं, नोवोलैक है। अब एक बहुत छोटी सी चीज तुमको बताता हूं, बेकेलाइट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बेकेलाइट के लिए जरूरी नहीं कि तुम पूरा वाला स्ट्रक्चर बनाओ, बड़ा वाला स्ट्रक्चर बनाओ ना, आप सिंपली यहां से वैलेंसी फ्री कर दीजिए। और अगर आपने इस वैलेंसी को फ्री कर दिया और अब इसका होल N कर दिया तो फिर अब ये नोवोलैक नहीं है, ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, ये रिप्रेजेंट करने लगेगा बेकेलाइट को। बड़ा बढ़िया चीज मैंने बताई आपको। जरूरी नहीं है कि बेकेलाइट के लिए आप पूरा पॉलीमर क्रॉस लिंक्ड वाला बना के दिखाएं। अगर आपने यहां से लाइन खींच दी सिंपली, इसका मतलब आप बता रहे हैं नीचे भी कुछ जुड़ा है। और क्या जुड़ा है, एग्जैक्टली यही चीज नीचे जुड़ी है जाकर के। तो बस अगर तुमने यहां से लाइन खींच दी तो ये बेकेलाइट को रिप्रेजेंट करने लगेगा। और अगर आपने लाइन नहीं खींची, या आपने बताया कि अब यहां लाइन नहीं है, लाइन नहीं है इसका मतलब क्या है कि नीचे अब इसके कुछ भी जुड़ा नहीं है। नीचे कुछ जुड़ा नहीं है तो वो नोवोलैक हो गया। फिर वो किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, नोवोलैक को रिप्रेजेंट करने लगेगा, दैट इज नोवोलैक। लेकिन अगर आपने नीचे लाइन जोड़ दी तो फिर वो किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, बेकेलाइट को रिप्रेजेंट करने लगेगा। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई भाई? मुझे लगता है होपफुली सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, सभी लोग ये बात समझ गए होंगे। समझ गए ना? ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, ये बात समझ गए सभी लोग बेकेलाइट और नोवोलैक की? यस सर, नोवोलैक। ठीक है, सौम्या बता रही हैं समझ गई हैं बात भाई। ठीक है, भानु प्रताप यस सर, सौम्या, दिशा, ललित राज, अंशु, अमरेश, देवेश पांडे यस सर, प्रतीक्षा मिश्रा, सतीश यादव, प्रिंस वर्मा, ठीक, अनिल, सचिन, सभी लोगों ने बता दिया बेटा। ठीक है, हाँ, तो एनसीईआरटी में देखो दोनों तरफ CS2 दिया है, वो सही नहीं है। CS2 केवल एक तरफ होना चाहिए, एक तरफ CS2 नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं तब CS2 देते हैं। लेकिन जब तुम ऐसे बनाकर दिखाते हो तो इसमें केवल एक तरफ ही होना चाहिए। क्यों एक तरफ होना चाहिए? क्योंकि मैंने बताया ना कि एक तरफ से क्या निकल रहा है, CS2 से OH निकल रहा है तो CS2 आएगा, और जबकि एक तरफ से बगल से सिर्फ H निकल रहा है तो इधर CS2 दिखाने की आवश्यकता नहीं है। CS2 केवल यहां पर दिखाया जाना चाहिए। यही सही रिप्रेजेंटेशन है इसका, यही सही रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना? चलो ठीक, बिल्कुल ऐसे एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल ऐसे एग्जाम में आ सकता है जैसे मैंने बताया है, ऐसा ही आएगा। तो अब आइए हम लोग फिर से अपनी चीज पर वापस आते हैं। देखो मैंने अभी आपके सामने बताया नेम ऑफ, क्या बताया मैंने आपके सामने, नेम ऑफ पॉलीमर बताया। नोवोलैक एक लीनियर पॉलीमर है और इसके अंदर जो हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल का इस्तेमाल करते हैं। पेंट्स को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि बेकेलाइट्स आपके सामने आया, इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल यूज करते हैं। बेकेलाइट इज यूज फॉर मेकिंग कॉम्स, फाउंटेन पेन्स,
फोटोग्राफ रिकॉर्ड्स होते हैं, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेज हैं, लैमिनेशन के लिए है, सॉफ्ट बेकेलाइट। देखो दो तरह के बेकेलाइट्स पाए जाते हैं, एक सॉफ्ट बेकेलाइट होता है और एक हार्ड बेकेलाइट होता है। तो जैसे सॉफ्ट बेकेलाइट विद लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसके अंदर पॉलीमराइजेशन कम डिग्री का कराया जाता है, यानी कम मॉलिक्यूल्स जोड़े जाते हैं, आर यूज एज अ बाइंडिंग ग्लू फॉर लैमिनेशन, वुडन पेंट्स एंड वार्निशेस एज अ लिकर यूज किया जाता है। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड बेकेलाइट वाइल हाईली क्रॉस लिंक्ड इज द थर्मोसेटिंग पॉलीमर। हमने बताया था आपको ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर के अंदर आता है। सल्फोनेटेड बेकेलाइट्स आर यूज्ड एज अ आयन एक्सचेंज रीजन। तो भाई ये यूजेस हैं, इसलिए कोई बहुत खास नहीं है, आप अपना यूजेस पढ़ लीजिएगा। बेसिकली बेकेलाइट्स का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, कॉम्स हैं, इस तरह की चीज़ों को बनाने में करते हैं। सबके बहुत जो इंपॉर्टेंट यूज़ हैं वो एक बार देख लीजिए, इतने यूजेस के पीछे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूजेस ही पढ़ते रहें। तो देखो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, और मैंने स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर आपको बता दिया है, अभी बता ही दिया था स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर नोवोलैक एंड बेकेलाइट दोनों का स्ट्रक्चर देखो, यहां पर मैंने इस साइड छोड़ रखा है, इधर CS2 का होल एन दिखाया है, और जबकि क्रॉस लिंकिंग जब आई आपके सामने तो क्रॉस लिंकिंग में मैंने ये देखो इस तरह से क्रॉस लिंकिंग मैंने दिखा दी है। अब तो क्रॉस लिंकिंग यहाँ पे भी ऐसे करके लाइन दिखनी चाहिए, क्रॉस लिंकिंग में इधर भी लाइन दिखनी चाहिए, ठीक है। ये पूरा इसी का होल एन हम लोग कह सकते हैं, यही जो होल एन बना होता है दैट इज कॉल्ड बेकेलाइट। ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर आपके सामने आ गया। क्लियर हो गया भाई सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नोवोलैक एंड बेकेलाइट हो गया। अब आ रहा है आपका मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये बिल्कुल उसी अंदाज में बनाया जाता है मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जैसा कि आपने बेकेलाइट बनाया है। बेकेलाइट को जो बनाने का आपने तरीका लगाया है बिल्कुल उसी तरीके से। तो सबसे पहले तो मेलामाइन क्या होता है, आइए थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लेते हैं। फिर हम स्ट्रक्चर तो ये बना ही हुआ है तो डायरेक्ट हम ना आपको ना बता करके थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हम लोग यूज करेंगे, बनाएंगे। सबसे पहले तो आप इस तरह का एक कंपाउंड बनाइए, ठीक है ना। इस तरह का आप एक कंपाउंड बनाइए, इस तरह का आपने एक कंपाउंड बनाया इन दिस वे ये, और यहां पर आप NH2 जोड़िए, जहां कार्बन है वहां से आप NH2 जोड़िए। तो ये कंपाउंड आपका हो गया पहली बात तो मेलामाइन। और मेलामाइन की ही रिएक्शन हम लोग फॉर्मल्डिहाइड यानी SCHO से करा रहे हैं, वही पुराने तरीके से हम लोग करेंगे। यहां से जो H है वो जाकर के इस O को मिलेगा, तो ये हो जाएगा CH2OH, और ये CH2OH सीधे सीधे आप NH से जोड़ दीजिए। तो जब इस NH से आप इसको जोड़ देंगे जाकर के, तो बताइए यहां पर क्या बनेगा। यहां पर आपका बनेगा ऐसे करके डबल 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 आएगा, और यहां पर आपका NHCH2OH आएगा बेटा, और यहां पर आपका NH2 है, और यहां पर आपका NH2। अब ये आपका तैयार हो गया, बस इसी से ही अब आपका पॉलीमर बनने वाला है। जैसे हम लोग फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल लेते थे, उसकी रिएक्शन करा करके एक कंपाउंड बनाते थे जो कि आगे पॉलीमराइज होता था, तो अब ये कंपाउंड पॉलीमराइज होगा। कैसे? बिल्कुल उसी तरीके से। यहां पर इसके बगल से OH निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, और इधर से क्या निकलेगा? H निकलेगा। तो इधर से H निकालिए भाई, इसी के बगल में इसका एक मॉलिक्यूल रख दीजिए, और मॉलिक्यूल रख दीजिए ठीक इसी के बगल में ऐसा ही मॉलिक्यूल बगल में लिख दीजिए इसके। तो जब इसके बगल में हम ऐसा ही मॉलिक्यूल लिख देंगे, अब आप देखिए मैं लिख के भी दिखा देता हूं आपको, तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। यहां N है, यहां N है, और यह ऐसे जुड़ा हुआ है, और यहां हमने NH2 लिख दिया, यहां NH2 लिख दिया, और नीचे NH2 लिख दिया। देखो बगल में बिल्कुल ऐसा ही लिख दिया। तो बस इस साइड वाले से यहां से H और यहां से OH लेकर क्या बना देगा? H2O बना देगा। तो यानी इधर साइड से क्या निकलेगा? H, और इधर साइड से क्या निकलेगा? OH। तो बड़ा बड़ा सिंपल सा काम हो गया। अब इतना सब बवाल जो आपने लिया था ये सब यहां से हटा दीजिए, ये OH हटा दीजिए, यहां से आप NH2 हटा दीजिए, और आप सिंपल यहां पर NH ले लीजिए, इसकी वैलेंसी फ्री कर दी, यहां से CH2 ले लिया, और इसका होल सीधे सीधे आपने क्या कर दिया? N कर दिया। दैट इज कॉल्ड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। यही मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, और इसी
का इस्तेमाल हम लोग अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के लिए करते हैं। जो देखा होगा आपने रेस्टोरेंट्स में जो क्रॉकरी यूज़ की जाती है, तो आजकल क्रॉकरी इसकी आती भी, इसके नाम से भी क्रॉकरी आती है, मेलामाइन के नाम से क्रॉकरी आती है, ये अनब्रेकेबल होती है। अब कांच वाली ना यूज़ करके हम लोग घर में इसी टाइप की क्रॉकरी का इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन पर अगर गिर भी जाएगी प्लेट अगर छूट भी जाएगी तो टूटेगी नहीं, ये प्लेट टूटेगी नहीं, ठीक। तो इसको हम लोग बोलेंगे मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, इसको मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड के नाम से हम लोग इसे जानेंगे, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड इसे हम लोग कहेंगे। क्लियर। अब आइए वापस आ जाते हैं अपनी चीज़ पर। देखिए हमने यही बनाया आपके सामने, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम लोग ले लें तो ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड स्ट्रक्चर, यहीं से हम लोग अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग? अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाते हैं। किससे अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाते हैं? इसी से, या अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने यूज में लाई जाती है। क्लियर। तो ये दिस इज कॉल्ड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो हम लोगों ने इसको भी पढ़ लिया। अब अगले आइसोमर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक देखो फिर से एक रबर आया, और इस रबर का नाम है थायोकॉल, या इसको हम लोग पॉलीसल्फाइड रबर बोलते हैं। हालांकि ये तुम्हारा एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, एक अलग से डिस्कस मैं कर रहा हूं। हम लोग रबर पढ़ चुके हैं, फिर सारी रबर को एक साथ समझ सोचिएगा। एक रबर हम लोग ने कौन सी पढ़ी? आइसोप्रीन से पढ़ी। तो आइसोप्रीन से सिस और ट्रांस दो तरह की रबर पढ़ी। सिस वाली हम लोग सिंथेटिक लेते हैं, ट्रांस वाली हम लोग क्या बोलते हैं, सिस वाली हम लोग नेचुरल लेते हैं, ट्रांस वाली हम लोग सिंथेटिक लेते हैं। क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनाया जो कि सिंथेटिक रबर थी। फिर बूना एस पढ़ी और बूना एन पढ़ी, ठीक पढ़ी, ये दो रबर पढ़ी हम लोग। इसके बाद अगर हम लोग देखें, वीडियो पॉज्ड है, वीडियो लैग कर रहा है क्या? वीडियो प्रॉपर्ली आ रहा है? पहले तो सब लोग बताएं वीडियो प्रॉपर्ली आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी जल्दी से सब लोग बताइए, वीडियो प्रॉपर्ली आ रहा है बेटा? वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आ रहा है सर, आ रहा है। लैग तो नहीं कर रहा बेटा? बिल्कुल क्लियर है वीडियो? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है वीडियो में? अच्छा, यस सर बिल्कुल क्लियर है, अभी सही है। हाँ, बीच में थोड़ा सा हमें लगता है एकदम से नेटवर्क चला गया था तो वीडियो चला गया था, अभी फिलहाल बिल्कुल सही है मामला। ओके, चल रहा है सर? यस सर, ठीक। तो एक और हम लोग लेते हैं, देखो नेम ऑफ पॉलीमर ले लेते हैं, दैट इज थायोकॉल। अब थायोकॉल या पॉलीसल्फाइड रबर को हम लोग लें, इट इज को कंडेंसेशन पॉलीमर। वो तो ही है, को कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसको हमने अलग से इसीलिए लिख दिया क्योंकि रबर में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो को कंडेंसेशन नहीं थे। इसमें हम लोग एक तो इथाइलिन क्लोराइड लेते हैं, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, और एक पॉलीसल्फाइड लेते हैं Na2SX। अब Na2SX का मतलब क्या है? जैसे हम यहां पर S4 भी ले सकते हैं, S2 भी ले सकते हैं। जैसे हमने यहां Na2S2 लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है? Na2S2 लिया हुआ है। आप यहां पर Na2S4 भी ले सकते हैं, यानी जैसे सल्फर सल्फर के बीच में दो लिंकेज हैं, सल्फर सल्फर के बीच में आप चार बॉन्ड S S S S 4 SS ले सकते हैं। यहां 2 SS लिए गए हैं, मतलब आप 4 सल्फर को सिंगल बॉन्ड से जोड़ सकते हैं, यहां 2 सल्फर सिंगल बॉन्ड से जोड़ोगे तो क्या होगा? अब आप जरा देखिए सब लोग सामने, एथाइलिन क्लोराइड आपने लिया, Na2S2 लिया, और फिर एथाइलिन क्लोराइड लिया। यहां से आपने क्या निकाल दिया? NaCl, और यहां से भी आपने क्या निकाल दिया? NaCl। बताओ क्या बना? तो इधर साइड से भी Cl निकल जाएगा और इधर साइड से भी Cl निकल जाएगा। तो जब Cl निकल जाएगा तो CH2 CH2 ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, और इसकी जो रिपीटिंग यूनिट है वो CH2 का होल n है। क्या है इसकी रिपीटिंग यूनिट? CH2 का होल n। आप ऐसे रिपीटिंग यूनिट इसकी दिखा सकते हैं, ये रिपीटिंग यूनिट है क्योंकि इसके बगल में भी CH2 चलता चला जाएगा। क्लियर, समझ गए? It is having less tensile strength than natural rubber and resistant to mineral oil, oxygen and ozone. It is used in making hoses. Hoses समझते हैं? Hoses का मतलब पानी वानी देने के लिए जो रबड़ यूज की जाती है उसको हम लोग hoses बोलते हैं। Hoses, टैंक लाइनिंग्स, गैस्केट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस रेजिन को आप क्या बोलते हैं, इसको आप समझ गए होंगे। ये भी एक रबर है, इसको हम लोग थायोकॉल या हम लोग पॉलीसल्फाइड रबर के नाम से जानते हैं। इसके मोनोमर कौन कौन से हैं? थाइलिन क्लोराइड मोनोमर है और आपका सोडियम पॉलीसल्फाइड है। सोडियम पॉलीसल्फाइड का मतलब यहां Na2SX लिखा हुआ है, समझिएगा बात को, Na2SX। अब X की वैल्यू आप 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, और भी आगे ले सकते हैं। X यहां पर का मतलब है नंबर ऑफ सल्फर एटम, तो हमने यहां पर 2 इस्तेमाल किए हैं, आप 4 भी यूज कर सकते हैं और भी यूज कर सकते हैं। ये समझ गए होंगे पूरा। और एक छोटा सा आपका और दिया गया है, क्या बोलते हैं,
नेम ऑफ पॉलीमर दिया गया है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये तुम देखोगे पीछे जो एनसीईआरटी में लिस्ट दी गई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी लिस्ट में दिया गया है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसको डायरेक्ट बस याद रखो, इसमें 2 मोनोमर हैं, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर ये है और इसका इस्तेमाल अनब्रेकेबल कप्स और लैमिनेटेड शीट्स बनाने में किया जाता है। जैसे हम लोग बेकेलाइट्स में पढ़ते थे फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल, यहां पर फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल नहीं है, यहां पर यूरिया प्लस फॉर्मल्डिहाइड है। वहां फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड था, यहां यूरिया प्लस फॉर्मल्डिहाइड है। और स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर NHCONH का होल N है, और जबकि इसका इस्तेमाल अनब्रेकेबल कप्स और लेमिनेटेड शीट्स बनाने में किया जाता है। दैट्स ऑल, काम खत्म। इतने ही आपके मैंने बताए और इतने ही आपके सिलेबस में हैं। कौन कौन से? जो आपके कंडेंसेशन कोपॉलीमर्स है। तो कंडेंसेशन कोपॉलीमर्स मैंने क्या बताया, जल्दी जल्दी से हम लोग देखें। कंडेंसेशन कोपॉलीमर्स में हमने सबसे पहले नायलॉन 66 बताया, फिर नायलॉन 610 बताया, नायलॉन 66 बताया, नायलॉन 610 बताया, ये पॉलीमाइड्स थे। फिर मैंने पॉलिएस्टर्स बताए, जिसमें मैंने पहले बताया टेरिलीन या जिसको हम लोग डेक्रॉन बोलते हैं। दूसरा मैंने बताया आप लोगों को ग्लिप्टल, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग बेकेलाइट पे आए। बेकेलाइट के साथ साथ मैंने आपको एक लीनियर पॉलीमर भी उसी में बताया, नोवोलैक। फिर इसके बाद मैंने मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड बताया। फिर इसके बाद मैंने थायोकॉल बताया, और इसके बाद मैंने यूरिया फॉर्मल्डिहाइड आपको बताया। ये यूरिया फॉर्मल्डिहाइड आपके सामने बना है, बस इतना काम हो गया। अब इसके बाद आते हैं आपके सामने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, जो कि आपके अलग से एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं। इनको जरूर याद रखिएगा, ये अलग से इसीलिए लिख दिए गए हैं क्योंकि ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के विषय। देखो बेटा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स वो होते हैं जो स्वतः अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं, आपको इसको कुछ करना नहीं पड़ता, वो स्वयं ही या तो क्या बोलते हैं कुछ ऑक्सीडाइज हो जाएंगे या बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन में चले जाएंगे, कुछ ऐसा होगा कि वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। उनको हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे हमारी स्किन है, बायोडिग्रेडेबल है, प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सब बायोडिग्रेडेबल हैं, अपने आप ही स्वतः समय के साथ क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और ये कोई पोल्यूशन पैदा नहीं करते। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस जो स्वतः नष्ट नहीं होते, ऐसे पॉलीमर जो खुद खत्म नहीं होते, या जिनको खत्म अगर करेंगे आप तो वो पोल्यूशन पैदा करेंगे, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हानिकारक है। और मैक्सिमम जो पॉलीमर्स हम लोग बनाते हैं बेटा, वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ही होते हैं। यानी जैसे पॉलीथीन है, हम लोग कहते हैं ये पॉलीथीन आज भी है और ये हज़ारों सालों तक रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आप इसको जलाओगे तो पोल्यूशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, और अगर नहीं जलाते हैं तो ये स्वयं डिग्रेड नहीं होती। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे गायें हैं मर जाती हैं, क्यों? क्योंकि वो पॉलीथीन खा लेती हैं। अब पॉलीथीन खा लेंगे तो उनकी बॉडी में जाएगी, वो पचेगी नहीं, वो डाइजेस्ट ही नहीं होगी, मर जाती हूँ। तो इससे ही हम लोगों को बचना चाहिए कि मतलब हम लोग ऐसे पॉलीमर्स का इस्तेमाल करें जो बायोडिग्रेडेबल हो। तो कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें बायोडिग्रेडेबल में सबसे पहला पॉलीमर है नायलॉन 2 नायलॉन 6। अभी तक हम लोगों ने 3 नायलॉन पढ़े हैं, नायलॉन 6 पढ़ा है, नायलॉन 66 पढ़ा है, नायलॉन 610 पढ़ा है, और ये तीनों के तीनों नायलॉन जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। पहला बायोडिग्रेडेबल जो नायलॉन बनाया गया वो था नायलॉन 2 नायलॉन 6। ये नायलॉन 2 नायलॉन 6 क्यों कहा गया? क्योंकि अगर तुम गौर से देखो तो उसको अलग अलग लिखने की क्या जरूरत थी। नायलॉन 26 लिख देते, जैसे वहां पर नायलॉन 66 लिखते थे, या नायलॉन 610 लिखते थे तो इसको नायलॉन 26 लिख देते। बस 2 ये बता रहा है कि जो पहला मोनोमर है उसमें 2 कार्बन है, और जो 6 बता रहा है कि जो दूसरा मोनोमर है उसके अंदर 6 कार्बन है। भाई 6 बता रहा है 6 कार्बन है, 2 बता रहा 2 कार्बन। एक्चुअली जब नायलॉन 66 हमने लिया था तो एक हम लोगों ने जो यूज किया था वो अमीन यूज किया था, हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन, और दूसरा हम लोगों ने एसिड यूज किया था, कैप्रोइक एसिड। यानी 2 अलग अलग क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप के वो कंपाउंड थे, अलग होमोलोग्स थे बिल्कुल, एक में अमीन था, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड था। लेकिन यहां पर अगर तुम देखो तो दोनों ही अमीनो एसिड्स हैं। यहां पर आप देखो ग्लाइसिन, ये भी एक अमीनो एसिड है, और इसके बाद आपने अमीनो कैप्रोइक एसिड यूज किया, ये भी अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड क्या होते हैं? जिनमें एक ही कंपाउंड में COH और NH2 दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उनको अमीनो एसिड्स कहा जाता है। अल्फा अमीनो एसिड्स भी होते हैं, बीटा अमीनो एसिड्स भी होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम कह रहे हैं कि यहां पर हम लोग ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन का सब लोग फॉर्म करते हैं। ये ग्लाइसिन है आपका CH2 NH2 COH, और अमीनो कैप्रोइक एसिड में CH2 का कैप्रोइक एसिड, मैंने अभी बताया था अमीनो कैप्रोइक एसिड यूज किया जाता था कैप्रोलैक्टम। आपको याद हो नायलॉन 6 जब हम लोग लेते थे तो नायलॉन 6 में कैप्रोलैक्टम पर वाटर की रिएक्शन कराने पर ये अमीनो कैप्रोइक एसिड ही बनता था।
तो यहाँ पर हम लोग ग्लाइसिन लेंगे और अमीनो कैप्रोइक एसिड लेंगे, और जब ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो जो पॉलीमर बनेगा दैट इज कॉल्ड नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो अगर नायलॉन 2 नायलॉन 6 में आपसे कहा जाए कि भाई पॉलीमर में मोनोमर कौन कौन से हैं, तो एक आपका ग्लाइसिन है और एक आपका अमीनो कैप्रोइक एसिड है। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर देख ले, सिंपल है। अच्छा, और आपसे कोई पूछे कि क्या ये नायलॉन 2 नायलॉन 6 भी पॉलीमाइड है, बिल्कुल 100% पॉलीमाइड ही है। अब इसका पॉलीमाइड का स्ट्रक्चर हम लोग आपके सामने रखें तो बताइए पॉलीमाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये देखिए पॉलीमाइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बना हुआ है NH C डबल बॉन्ड O NH का होल 5 CO, जैसे हम लोग करते थे कि भाई COOH से OH निकाल दो, NH2 से क्या निकाल दो, H निकाल दो, और इस पॉलीमर का स्ट्रक्चर बना लोगे पॉलीमर का स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से। अरे भाई हम लोग क्या यूज कर रहे थे, हम लोग यूज कर रहे थे NH2 CH2 COH, तो COH में से यहां से OH निकालना है, और प्लस हम लोग यूज कर रहे हैं NH2 CH2 का होल 5 COH। तो बस करना क्या है, यहां से COH हटा OH हटा देना है, यहां से H और ये OH लेकर के NH2 बना देगा। तो देखो यहां पर CONH आ जाएगा, ये देखो CONH आ गया यहां पर, ये CH2 है, ये CH2 है, यहां से आपको H हटा देना है तो ये देखो H हटा दिया, और इधर सबसे लास्ट से OH हटा देना है तो देखो लास्ट से OH हटा दिया, और इस पूरे का होल N लिख दिया। यही इसका क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। अब तो पॉलीमर आप बना लेंगे, यही रिपीटिंग यूनिट है, दिस इज रिपीटिंग यूनिट, यही बार बार क्या करेगी, रिपीट करेगी। इसको नायलॉन 2 नायलॉन 6 कहते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल है, ये अपने आप ही स्वतः ही क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। देखो स्टार्ट में हमने बायोडिग्रेडेबल के लिए लिखा भी है, आप अगर ध्यान दें तो मैंने लिखा है पॉलीमर सच एज पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड विच कंट्रोल वेरियस लाइफ प्रोसेस आर कॉल्ड बायोपॉलीमर्स। इनको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बायोपॉलीमर्स के नाम से जानते हैं। All these biopolymers disintegrate by themselves in a biological system during a certain period of time by enzymatic hydrolysis and to some extent by oxidation, and hence are biodegradable. As a result, they do not cause any pollution. ये किसी तरह का कोई भी pollution cause नहीं करते। सबसे पहला मैंने आपके सामने लिया बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नायलॉन 2 नायलॉन 6। अच्छा, आप सोच के बताइए नायलॉन 2 नायलॉन 6 कैसा पॉलीमर है, ये होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है, तो आंसर है कोपॉलीमर है। क्यों कोपॉलीमर है, क्योंकि तो दो डिफरेंट कंपाउंड यूज कर रहे हो। अच्छा जल्दी से बताओ कि ये एडिशन पॉलीमर है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्यों कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसलिए कंडेंसेशन है क्योंकि यहां पर आप यहां से OH और यहां से H लेकर के H2 निकाल रहे हैं, यानी आप साइड प्रोडक्ट इसमें निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब साइड प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। और चूंकि इसमें दो डिफरेंट कंपाउंड यूज कर रहे हैं तो ये कोपॉलीमर है, तो ये कंडेंसेशन कोपॉलीमर कहलाएगा। कौन सा पॉलीमर कहलाएगा, कंडेंसेशन कोपॉलीमर। और जितने भी कंडेंसेशन कोपॉलीमर होते हैं वो सब बेटा किसको फॉलो करते हैं, स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। हो गया भाई, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। ठीक, तो एक तो पहला बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हम लोग ले लिया नायलॉन 2 नायलॉन 6। देखो दूसरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आपके सामने आ रहा है, ये देखिए आया पॉलीमर आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, इसको शॉर्ट में हम लोग PHBP कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट PHBP, ये भी आपके NCERT में दिया गया है। PHBP का फुल फॉर्म क्या है, P का मतलब है पॉली, H का मतलब है हाइड्रोक्सी, B का मतलब है ब्यूटारेट और V का मतलब है वेलरेट। सिंपल सी बात, क्या, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट वेलरेट, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट वेलरेट। ब्यूटारिक एसिड से ब्यूटारेट लिया गया है और वेलरिक एसिड से वेलरेट लिया गया है। अब आइए देखिए यहां पर इसको अगर ध्यान दें तो ये 1 2 3 4 कार्बन का एसिड है, तो इसका मतलब ये ब्यूटारिक एसिड होगा। तो अब पॉली हाइड्रोक्सी, अब देखो यहां पर बीटा हाइड्रोक्सी, यहां पर देखो ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा, तो इसको हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और इसको हम लोग अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट कहेंगे। और इन्हीं दोनों की आपस में हम रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब इन दोनों को हम कंबाइन करके ही पॉलीमर की रिपीटिंग यूनिट बनाएंगे। बड़ा सिंपल सा काम है। ये एस्टर है, जैसे नायलॉन 2 नायलॉन 6 पॉलीमाइड था, ये आपका एस्टर के अंदर यानी पॉलीएस्टर के अंदर आएगा। कैसे, यहां से सिंपली OH को आप लीजिए और यहां से H ले लीजिए, और जब आप यहां से OH लेंगे और यहां से H लेंगे तो देखो यहां पर आपका एस्टरिक लिंकेज आ जाएगा COO। अब देखो जरा समझो,
ये आपने OH जो था उसको इधर लगा दिया, इधर साइड लगा दिया, तो CH से CH3 नीचे जोड़ दिया, OH से क्या चला जाएगा H, तो देखो O से तुमने क्या हटा दिया, H हटा दिया, CH से ये CH3 नीचे जोड़ दिया, फिर CH2, फिर CH2, ये CH के बाद CH2 लिखा, फिर ये CO और फिर ये O, COO, ये COO इस CS से जुड़ा हुआ है तो इस CS से जोड़ा, और ये जो CH2 था इसको हमने नीचे लिख दिया, CH2 नीचे लिख दिया, फिर इसके आगे CH2 लिख दिया, और फिर यहां से भी क्या जाएगा OH, तो C डबल बॉन्ड O और होल N कर दिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बड़ा सिंपल सा काम था। क्या किया हमने, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड जो था, या जिसको बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर ब्यूटारेट और वेलरेट ही हम लोग यूज करेंगे सब, तो यहां से आपको H हटाना है, यहां से आपको H हटाना है, यहां से आपको H हटाना है, और यहां से आपको H हटाना है। सिंपल। देखो जब आपने यहां पर ये CH3 नीचे रख दिया तो CH से CH3 देखो नीचे रख दिया, ये O इसके बगल में रख दिया, देखो O बगल में रख दिया, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O, ये OH हटाया और यहां से H हटाया, तो ये CO और O जुड़ करके COO हो गया, और ये O किससे जुड़ा है, CH से, तो देखो ये CH है, ये CH2 हमने नीचे लगा दिया, फिर CH2 और COH से OH हटा दिया और इसका होल N कर दिया। यही स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। जितने भी आर्थोपेडिक आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको कवर करने के लिए, रैपअप करने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और मतलब PHBP का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कैप्सूल में होता है। जो हम लोग कैप्सूल्स खाते हैं ना, कैप्सूल के अंदर जो मेडिसिन होती है वही तो हम खाते हैं, कैप्सूल थोड़ी खाते हैं। तो कैप्सूल जिस चीज़ का बना होता है वो PHBP का बना होता है। ये कैप्सूल हमारी बॉडी के अंदर जाकर के स्वयं क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यानी उस कैप्सूल के अंदर जो मेडिसिन है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। कैप्सूल तो सिर्फ मेडिसिन को अंदर ले जाने का एक जरिया है। तो जो कैप्सूल जिसका बना होता है वो PHBP का ही बना होता है। तो देखो बेटा, यहीं पर ये बात हम यूजर्स में लिख रहे हैं कि इट इज़ यूज्ड स्पेशलिटी पैकेजिंग, इन स्पेशलिटी पैकेजिंग आर्थोपेडिक डिवाइसेस एंड इन कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज। कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज का मतलब यही है, ये जो कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज है इसका मतलब कैप्सूल में यूज किया जाता है, कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज किया जाता है। व्हेन अ ड्रग इज इनक्लोज्ड इन कैप्सूल ऑफ PHBP, इट इज रिलीज ओनली व्हेन द पॉलीमर इज डिग्रेडेड इन द बॉडी। यही कैप्सूल जब बॉडी के अंदर क्या होगा, डिग्रेड होगा, तो वो मेडिसिन उस अंदर निकलेगी। PHBP ऑल्सो अंडरगोज अ बैक्टीरियल डिसइंटीग्रेशन इन द इन्वायरमेंट। बैक्टीरियल डिसइंटीग्रेशन में इन्वायरमेंट में चला जाता है। यानी ये कैसा है, आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। क्लियर? ये तो बात हो गई आपके सामने किसकी, नेम ऑफ पॉलीमर की, और कैसे बनेगा और इसके यूजेस का। ठीक, एक लास्ट आपके सामने और आता है, लास्ट फोर्थ। देखो नेम ऑफ पॉलीमर, ये देखो नेम ऑफ पॉलीमर आया, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड। क्या है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड। ये पॉलीग्लाइकोलिक एसिड हम लोग यूज करेंगे। देखो ये ग्लाइकोलिक एसिड बना हुआ है, ग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HOCH2COOH, दिस इज पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ये ग्लाइकोलिक एसिड है। और लैक्टिक एसिड का बेटा फॉर्मूला सब लोग जानते हो, OH CH और यहां पर COH, लैक्टिक एसिड। ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, हम लोग लैक्टिक एसिड बहुत बार पढ़ चुके हैं ऑप्टिकल आइसोमेथड में। इन दोनों को मिलाएंगे, फिर से ये पॉलीएस्टर बनेगा, क्योंकि जब भी कभी एल्कोहल दिख जाया करे और एसिडिक ग्रुप दिख जाया करे, समझ जाना कि एस्टर बनेगा। और इनके एस्टर से ये पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड, ये आपका बनता हुआ दिखाई देता है। यहां से H हटाइए, यहां से OH हटाइए, यहां से H हटाइए, यहां से OH हटाइए और होल N कर दीजिए। यहां से H हटाया, OCH2 C डबल बॉन्ड O, इसके बीच में एसिडिक लिंकेज बना दिया, CH CO और OH हटा करके होल N कर दिया। देख लीजिएगा, बिल्कुल यही चीज हमने की हुई है। क्या किया हमने, यहां पर जो H था, देख सकते हो तुम यहां पर हम बता रहे हैं आपको सिंपल। यहां से आपने H हटाया, यहां से H हटाया, CH2 और इसके बाद ये C डबल बॉन्ड O किया, यहां से OH और यहां से H ले लिया, तो यहां पर O हो गया, फिर नीचे CH हो गया, फिर यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां से भी क्या हटा दिया, OH हटा दिया और इस पूरे का होल N कर दिया। तो यही है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड।
ये जो है इसका क्या बोलते हैं इस्तेमाल किसमें किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुचर्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? सचर्स कुछ लोग बोलते हैं, कुछ सुचर्स बोलते हैं, जो समझ में आया सचर सुचर। ये क्या है? ये आपके थ्रेड्स हैं, धागे हैं, जिनकी की क्या बोलते हैं ऑपरेशन के दौरान जिसमें कि स्टिचिंग की जाती है। तो दो तरह के लगाए जाते हैं, एक तो जो इनर बॉडी में स्टिचिंग की जाती है, अंदर के साइड स्टिचिंग की जाती है, वो डिकम्पोजेबल होते हैं, अपने आप धागे जिसको कहते हैं ना गल जाएंगे, टाँके जो लगे हैं वो गल जाएंगे। तो जो टाँके गलने वाले टाँके हैं वो इसी से बनाए जाते हैं, उनको हम लोग सचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुचर्स या सचर, कुछ भी कहते हैं, सुचर या सचर बोलते हैं, स्टिचिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। पहले जो क्या बोलते हैं लगाए जाते थे, फिर धागे वो टाँके काटे जाते थे, बुलाया जाता था क्या बोलते हैं पेशेंट को कि भाई अब टाँके कटवाने हैं, वो धागा निकाला जाता था, थ्रेड निकाला जाता था। अब निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं गलने वाले होते हैं, यानी कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, अपने आप ही धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो वो इसी के पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड के ही होते हैं। दिस कोपॉलीमर इज कॉमर्शियली कॉल्ड डेक्स्ट्रॉन, इसे डेक्स्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। एंड दिस वॉज फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यूज्ड एज अ सचर for stitching of wounds after operation. This polymer get degraded with the body in about a week's time, एक हफ्ते के अंदर डिग्रेड हो जाते हैं। During this disintegration, the polymer undergoes hydrolysis to form small non-toxic molecules which are excreted without causing any harm to the body, जो धीरे से बाहर निकल जाते हैं बिना बॉडी को हार्म किए हुए। तो ये है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और पॉलीलैक्टिक एसिड, ठीक। और यहां से आपका पॉलीमर वाला पार्ट पूरा आप देख लीजिएगा कंप्लीट हो जाता है। पॉलीमर देखिए यहां से एंड हो जाता है, काम खत्म। अब ये एक्सरसाइज आपकी आ रही है। मैं एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले, जो एक्सरसाइज बताने से पहले, अब आपके सामने फिर से एक बार पॉलीमर जितना मैंने बताया है उसको मैं एक बार जल्दी से रख देता हूं। बेटा सब बच्चे तैयार हो जाएं मेरी बात को सुनने के लिए। सब लोग रेडी, बिल्कुल तैयार हैं? मैं जल्दी से एक बार जितने भी पॉलीमर की चीज़ मैंने बताई है उसको मैं डिस्कस कर देता हूं और इसके बाद मैं आपके सामने, ठीक है, इसके बाद मैं आपके सामने यूज़ करूंगा, ठीक है। सब लोग बेटा बिल्कुल तैयार हैं? ठीक, हाँ बिल्कुल। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कंडेंसेशन को पॉलीमर ही होंगे, बिल्कुल सही है। कंडेंसेशन को पॉलीमर है, जितने भी हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं, चाहे वो नायलॉन 2 नायलॉन 6 है, वो भी कंडेंसेशन को पॉलीमर है। आपका बायोडिग्रेडेबल के अंदर पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड जिसको हम लोग डेक्स्ट्रॉन कह रहे हैं, वो भी कंडेंसेशन को पॉलीमर है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बताया, PHBP, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट वेलेरेट, ये भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के अंदर आता है। तो चलिए शुरू करें। हम तेजी से आपको एक बार पूरा जितनी बातें मैंने कही हैं वो सब रिवाइज करवा रहा हूं और उसके बाद हम लोग 15 क्वेश्चन की एक एक्सरसाइज जल्दी से करेंगे, ठीक है? बिल्कुल तैयार सभी लोग? आप लोग अपना PDF खोल लीजिए और जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो मैंने कल से आज तक पढ़ाया है, उसको जल्दी जल्दी से एक बार आपके सामने रिवाइज करवाएंगे। जितने पॉलीमर्स मैंने बोले हैं सब बोल देंगे एक बार, ताकि आपके दिमाग में सारे पॉलीमर्स आ जाएं, ठीक है? शुरू किया जाए, आइए शुरू करते हैं। मैंने कहा कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है जो बार बार रिपीट करके एक जॉइंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है, जिसे पॉलीमर कहते हैं। और जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है उसको हम लोग मोनोमर के नाम से जानते हैं। जितने भी पॉलीमर्स हैं उसमें कि एक सर्टेन स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होगी ही होगी। इनको हम लोग मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। हालांकि मैक्रोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स के बीच में डिफरेंस ये होता है कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स में एक सर्टेन रिपीटिंग यूनिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब है सारे के सारे पॉलीमर्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन सारे के सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स नहीं हैं। जैसा मैंने प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के लिए बताया था कि इन्हें आप मैक्रोमॉलिक्यूल कंसीडर करें, इन्हें आप पॉलीमर कंसीडर ना करें। पॉलीमर्स दो तरह के होते हैं, एक एडिशन पॉलीमर्स, एक कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स वो होते हैं जिनमें साइड प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होता। कंडेंसेशन पॉलीमर्स वो होते हैं जिनमें कि साइड प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की बात करें तो पॉलीमर्स को 5 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पॉलीमर्स 3 तरह के होते हैं। पहला सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स जिसको हम नेचुरल ऑब्टेन कहते हैं, वुल है, सिल्क है, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब आपके नेचुरल पॉलीमर्स के अंदर आते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स जिन्हें हम लोग बनाते हैं, बहुत सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स हम लोग ने पढ़े। इसका सेमी सिंथेटिक का मतलब जिनमें नेचुरल के अंदर कुछ चीज़ें जोड़कर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एनहांस किया जाता है, जैसे सेलुलोज के अंदर नाइट्रेट जोड़कर सेलुलोज नाइट्रेट, गन कॉटन, वैनगोनाइज्ड रबर, ये सब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कहलाते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस पॉलीमर्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एडिशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स जिनमें साइड प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होते, कंडेंसेशन पॉलीमर्स जिनमें साइड प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म पॉलीमराइजेशन दो तरह का है, एक स्टेप ग्रोथ, एक चेन ग्रोथ। चेन ग्रोथ फॉलो करते हैं एडिशन पॉलीमर्स, स्टेप ग्रोथ फॉलो करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। चेन ग्रोथ मैकेनिज्म में भी तीन तरह के मैकेनिज्म्स आती हैं। पहली आती है कैटायनिक मैकेनिज्म, दूसरी एनायनिक मैकेनिज्म, तीसरी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही आपके सिलेबस में है। फ्री रेडिकल में तीन स्टेप्स आते हैं, एक इनिशिएशन स्टेप, एक प्रोपेगेशन स्टेप और एक टर्मिनेशन स्टेप। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पॉलीमर्स चार तरीके के होते हैं, एक लीनियर पॉलीमर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तीन तरह के पॉलीमर्स हम लोग, एक लीनियर, एक ब्रांच्ड और एक क्रॉस लिंक्ड। लीनियर वन डायमेंशनल होते हैं, ब्रांच टू डायमेंशनल होते हैं, क्रॉस लिंक थ्री डायमेंशनल। इनको नेटवर्क सॉलिड भी है, नेटवर्क पॉलीमर्स भी कहा जाता है। लीनियर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। जबकि ब्रांच्ड पॉलीमर्स प्रॉपर्ली फिट नहीं हो पाते, इसलिए इनकी डेंसिटी लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। इसके अंदर सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन है। और जबकि थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ये हैविली क्रॉस लिंक्ड होते हैं, और हैविली क्रॉस लिंक्ड होने के कारण इनमें लीनियर पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंकिंग पाई जाती है लीनियर पॉलीमेरिक चेन के बीच में। ये बाई और ट्राई फंक्शनल ग्रुप्स के लिंकेज से बनते हुए दिखाई देते हैं। कौन से आपके क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, बेकेलाइट है, मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, ये सब आपके क्रॉस लिंकिंग के एग्जाम्पल हैं। फिर मैंने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस पॉलीमर्स को चार भाग में कैटेगराइज किया जा सकता है। सबसे पहले होते हैं इलास्टोमर्स। इनमें जो वीकेस्ट फोर्सेस काम करते हैं दैट इज कॉल्ड वॉन डर वाल फोर्सेस। वीकेस्ट इंटरैक्शन फोर्सेस काम करते हैं इनमें, जिन्हें हम लोग वॉन डर वाल फोर्सेस कहते हैं। जितने भी रबर हैं वो सब इलास्टोमर्स के अंदर आते हैं। दूसरे मैंने बताया थे फाइबर्स, इनके अंदर पॉलीमाइड्स और पॉलिएस्टर्स आते हैं। पॉलीमाइड्स जो आपके होते हैं और जो पॉलिएस्टर्स होते हैं, तो पॉलीमाइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगी और जबकि पॉलिएस्टर्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखाई देगा अलॉन्ग विद वॉन डर वाल फोर्सेस। इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस माने जाते हैं वो सबसे स्ट्रांग होते हैं। तो जितने भी पॉलीमाइड्स हैं, पॉलीमाइड्स आप तुम्हें मालूम है कौन कौन से पॉलीमाइड्स हैं, नायलॉन 6, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,10 और नायलॉन 2, नायलॉन 6, ये सब पॉलीमाइड्स हैं। और पॉलिएस्टर्स में आपका डेक्रॉन और ग्रिप्टल, ये दोनों आपके पॉलिएस्टर्स हैं। ये सब किसके अंदर आते हैं, फाइबर्स के अंदर आते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पे मैंने बताया था आपको थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, और फिर बताया था थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक को कई बार हम लोग यूज़ कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं। ये लीनियर या स्लाइटली ब्रांच्ड होते हैं। और जबकि थर्मोसेटिंग आपके क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर हैं, इनको रीबिल्ड या रीकास्ट या रीशेप नहीं किया जा सकता। एक बार फ्यूज़ हो गए तो हो गए, एक बार ये आप मोल्ड कर दिया तो कर दिया, इसको दोबारा आप इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं, तो उनको हम लोग थर्मोसेटिंग बोलते हैं। फिर मैंने इसका पॉलीमराइजेशन पढ़ाना शुरू किया, पॉलीमर्स के कैटेगरीज बताएं। सबसे पहले मैंने आपको एडिशन होमोपॉलीमर्स बताए, फिर एडिशन होमोपॉलीमर्स के बाद एडिशन कोपॉलीमर्स बताए। एडिशन होमोपॉलीमर्स में सबसे पहले बताया आपको पॉलीथीन। पॉलीथीन दो तरह की बताई, एक एलडीपी बताई, एक एचडीपी बताई। एलडीपी का मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन, एचडीपी का मतलब होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एचडीपी बनाने के लिए हम लोग जिगलर नाटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ट्राइथाइलुमिनियम प्लस ट्राइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसे हम लोग जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। 6 to 7 ATM प्रेशर और सर्टेन टेम्परेचर पर हम लोग इसको बनाते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसके बाद मैंने बताया पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है ना, इसको भी हम लोग पॉलीमराइज करके ही बनाते हैं, प्रोपाइलीन को पॉलीमराइज करके बनाते हैं। फिर बताया पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, फिर बताया पैन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, फिर बताया पीवीए पॉलीविनाइल एसीटेट, फिर बताया टेफ्लॉन CF2 का होल N, टेफ्लॉन बनाया था टेट्राफ्लोरोइथाइलिन से। फिर मैंने बताया आपको रबर मैंने बताई आइसोप्रीन से। आइसोप्रीन से दो तरह की रबर बनती है, एक सिस और एक ट्रांस। सिस वाली नेचुरल मानी जाती है, ट्रांस वाली हम लोग सिंथेटिक मानते हैं। मैंने कहा था कुछ बुक्स उसको नेचुरल भी मानती है, लेकिन है ये बेसिकली सिंथेटिक रबर है। ट्रांस फॉर्म में जो प्रेजेंट होती है उसको हम लोग गुट्टा परछा के नाम से भी जानते हैं, गुट्टा परछा कहा जाता है। फिर मैंने बताया क्लोरोप्रीन से बनाई जाती है नियोप्रीन। क्लोरोप्रीन से जो नियोप्रीन रबर बनती है वो भी आपकी सिंथेटिक रबर के अंदर आती है। ये सब लाइन से मैंने आपको बताया एडिशन कोपॉलीमर। फिर हम बताते हैं एडिशन होमोपॉलीमर। फिर हम आते हैं एडिशन कोपॉलीमर में। एडिशन कोपॉलीमर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया, एडिशन कोपॉलीमर के अंदर बताया बूना S और बूना N, ये भी रबर है। बूना S का मतलब स्टाइरीन से है और N का मतलब नाइट्राइल से है। बूना S और बूना N बताए। इसी में एक बूना रबर भी होती है जिसमें ना S होता है ना N होता है। इसमें सिर्फ ब्यूटाडाइइन का पॉलीमराइजेशन कराकर रबर बनाई जाती है, जिसको हम लोग सिर्फ बूना रबर कहते हैं। वो नहीं बताई मैंने, लेकिन ये याद रखिएगा कि एक सिर्फ बूना रबर होती है। यहाँ BU का मतलब ब्यूटाडाइन है, N का मतलब सोडियम है। N का मतलब क्या है, सोडियम है, ठीक है।
और इसके बाद बूना एस है और बूना एन है। एन का मतलब नाइट्राइल है और एस का मतलब नाइट्रीन है। बूना एस और बूना एन ये दोनों पॉलीमाइड्स हैं, क्या बोलते हैं, रबर हैं। और कैसी रबर है? सिंथेटिक रबर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किसमें? एडिशन कंडेंसेशन होमोपॉलीमर्स के अंदर। कंडेंसेशन होमोपॉलीमर्स के अंदर मैंने 3 चीजें आपको बताई। एक बताया सबसे पहले नायलॉन 6। नायलॉन 6 में मैंने बताया कि साइक्लोहेक्सेनॉल लेते हैं, ऑक्सीडेशन कराने पर साइक्लोहेक्सेनोन बनता है। साइक्लोहेक्सेनोन पर हम लोग NH2OH की रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीम बनता है, जिसको कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से हीट करने पर वहां पर एक कंपाउंड बनता है कैप्रोलैक्टम, जिसमें कि बेकमन्स रीअरेंजमेंट होता है। इसकी रिएक्शन जब वाटर से कराते हैं तो अमीनो कैप्रोइक एसिड बनता है, जो कि ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इससे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और देन फॉर्मेशन होता है नायलॉन 6 का। 6 का मतलब कार्बन की संख्या वहां पर 6 है। नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? नायलॉन 6 बनता हुआ आपको दिखाई देता है। इसके बाद मैंने स्टार्च बताया था और एक सेलुलोज बताया था। स्टार्च का मैंने कहा था अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे, सेलुलोज का हम लोग बीटा डी ग्लूकोज लेंगे। इतना मैंने आपको कल बताया था लास्ट टर्न पे। आज मैंने स्टार्ट किया था कंडेंसेशन कोपॉलीमर। कंडेंसेशन कोपॉलीमर में सबसे पहले बताया पॉलीमर्स में नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 में हेक्सामिथाइलिन, हम लोग हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन यूज करते हैं एक मोनोमर, और एक यूज करते हैं आपका कैप्रोइक एसिड। तो कैप्रोइक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमीन्स की रिएक्शन से दोनों में 6-6 कार्बन होते हैं। फॉर्मेशन होता है किसका? आपका नायलॉन 6,6 का। फिर नायलॉन 6,10 में मैंने कहा सिर्फ एक चेंज है, जहां पर 6 कार्बन थे वहां पर 10 कार्बन कर दीजिए। जहां आपने वहां कैप्रोइक एसिड नहीं, एडिपिक एसिड, जहां आपने एडिपिक एसिड यूज किया था वहां पर एडिपिक एसिड नहीं यूज करके आप सिबासिस एसिड का इस्तेमाल करिए। मैंने कैप्रोइक एसिड बोल दिया था। हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड से नायलॉन 6,6 बनता है, और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन प्लस सिबासिस एसिड जब आप यूज करते हैं तो नायलॉन 6,10 का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। फिर मैंने आपको पॉलिएस्टर बताए। पॉलिएस्टर में टेरिलीन या डेक्रॉन बताया, इसमें हम लोग यूज करते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरीथैलिक एसिड। फिर मैंने ग्लिप्टल बताया, जिसमें हम लोग इथाइलिन डाइऑल, इथाइलिन ग्लाइकॉल और प्लस साथ में सिर्फ थैलिक एसिड यूज करते हैं। ग्लिप्टल में हम लोग सिर्फ थैलिक एसिड यूज करते हैं और वहां पर टेरीथैलिक यूज करते हैं, यानी पैरा पे लगा होता है, यहाँ पर आर्थो पर COH लगा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ गए थे बेकेलाइट पर। बेकेलाइट के पहले मैंने नोवोलैक बताया। मैंने कहा फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल के आपस में रिएक्शन से करा करके एक रिएजेंट बनाया जाता है, जिसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो एक लीनियर पॉलीमर पहले बनता है, जिसको हम लोग नोवोलैक कहते हैं। और अगर इसी को में हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसे और फ्यूज कर दें तो फिर एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता है, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? बेकेलाइट के नाम से जानते हैं। बेकेलाइट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक स्विचेस, कॉम्स, ये सब बनाने में किया जाता है। बेकेलाइट का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। ये कैसा पॉलीमर है? ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। बेकेलाइट के बाद मैंने आपको मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के विषय बताया कि मेलेमाइन की रिएक्शन जब फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं तो मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड बनता है, जिसका पॉलीमराइजेशन कराने से मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग अनब्रेकेबल क्रॉकरी के लिए यूज करते हैं। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बताया। इसी में मैंने एक और रबर आपको बताई, थायोकॉल। थायोकॉल को इसमें यहां इसलिए रखा क्योंकि यहां पर एक तो एक को पॉलीमर है प्लस साथ में कंडेंसेशन पॉलीमर है। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? इथाइलिन क्लोराइड यूज करते हैं, सोडियम पॉलीसल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीसल्फाइड में Na2X लेते हैं और वो X की संख्या 2, 4, 6 कुछ भी हो सकती है। हमने 2 लेकर के इस्तेमाल किया था। तो यहाँ थायोकॉल का फॉर्मेशन करते हैं, जो भी एक क्या है? रबर है। और इसके बाद मैंने आप लोगों को फिर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बताने शुरू किए थे। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर सिर्फ 3 बताए आपको। एक बताया नायलॉन 2 नायलॉन 6। नायलॉन 2 नायलॉन 6 में हम लोग नायलॉन 2, ये 2 है, इसमें हम लोग ग्लाइसिन यूज करते हैं। 6 में हम लोग अमीनो कैप्रोइक एसिड यूज करते हैं। इनके आपस में कॉम्बिनेशन से नायलॉन 2 नायलॉन 6 का फॉर्मेशन किया जाता है। नायलॉन 2 नायलॉन 6 बनता है। ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमाइड है। इसके बाद मैंने PHBP बताया, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट वेलेरेट का इस्तेमाल हमने करके बताया। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट वेलेरेट पर जब हम जाते हैं तो मैंने कहा था इसको कैप्सूल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बायोडिग्रेडेबल है। तो इसमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरिक एसिड का इस्तेमाल, यानी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट को मिला करके इसको बनाया जाता है। और सबसे लास्ट बताया पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड को आपस में मिला करके हम लोग एक पॉलीमर बनाते हैं, जिसको हम पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और पॉलीलैक्टिक एसिड कहते हैं। इसका इस्तेमाल सचर या सुचर कुछ भी कह दें बनाने में यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग ऑपरेशन के बाद जो टाँके लगाए जाते हैं वो उसी के लगाए जाते हैं। बस इतना ही बेटा पॉलीमर्स के अंदर है। जितना मैंने आपको बताया है उतना अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो बेटा पॉलीमर का कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा।
यूजेस में बहुत यूजेस याद करने की जरूरत नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस हों बस उनको आप अंडरलाइन करके एक एक यूज, एक या दो यूज बगल में लिख लिया करें और एक या दो यूज बगल में लिख लें तो आपका काम हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। होपफुली सभी लोगों को पॉलीमर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए पॉलीमर के 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, वो 15 क्वेश्चन जो आपके यहां पूछे गए और हम उन्हीं 15 क्वेश्चंस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आइए ये देखिए, हम लोग आपके सामने एक्सरसाइज लेते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास आप लोग ही करिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मैं तो क्या कराऊंगा, आप लोग देखिए, चेक कीजिए कि आप लोगों को ये याद है, समझ में आया कि नहीं आया, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, इनमें से कौन सा एक नेचुरल पॉलीमर है। मैंने बताया नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, और इसकी बात करें देखो सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन पहला है, पहला एग्जाम्पल उन्होंने आपको दिया और यही बिल्कुल सही है। मैंने कहा था सिस वाले को ही हम लोग नेचुरल में लेंगे। पॉली ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, देखो इसका नाम है बूना एस, ये है आपका बूना एस। पॉली ब्यूटाडाइन ये सिर्फ बूना है, ये सिर्फ क्या है, बूना है। और जबकि पॉली ब्यूटाडाइन एक्रोनाइट्राइल ये है बूना एन, दिस इज बूना एन। तो बेटा बूना एस, बूना एन और बूना, ये सब के सब आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, ये सिर्फ किसके अंदर आएंगे, सिंथेटिक के अंदर आएंगे। और जबकि सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन ये आपका नेचुरल पॉलीमर के अंदर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन सभी लोगों का सॉल्व हो गया। बेटा हो गया कि नहीं हो गया सभी लोगों का सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। द पॉलीमर दैट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ वुल इन मेकिंग कॉमर्शियल फाइबर्स, मैंने साफ साफ आपको बताया था। बताइए सब्स्टिट्यूट एज अ वुल कौन यूज में आता है, जल्दी से बताइए। तो पैन है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल सब्स्टिट्यूट ऑफ वुल, मैंने बताया था। स्वेटर्स के बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सब्स्टिट्यूट ऑफ वुल पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। सभी बच्चों को इसकी जानकारी होगी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग क्रॉस लिंकिंग। देखो बेटा यहां पर ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी हो गया था, 2018 का ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा कंट्रोवर्सी में चला गया था। पहला है इसमें देखो कह रहे हैं कि दे कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमेरिक चेन्स, बिल्कुल सही है। ये कह रहे हैं फॉल्स स्टेटमेंट इसमें पहचानिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ये पहला स्टेटमेंट सही है कि दे कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमेरिक चेन्स। दे आर फॉर्म्ड बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, ये भी मैंने लिखाया है आपको। ये जो होते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं बाई और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स से बनते हैं। एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन, बिल्कुल सही है, बेकेलाइट और मेलामाइन भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। एंड दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमेरिक चेन, ये भी सही है। तो सर इसमें फिर गलत क्या है आप देखिएगा, ये मैंने लिखाया है, लेकिन ये वाला आंसर सही माना गया फोर्थ, क्योंकि इन्होंने कहा दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड इन पॉलीमेरिक चेन, नहीं इन देयर लीनियर पॉलीमेरिक चेन। जो लीनियर पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं जो कि क्रॉस लिंक करवाते हैं। तो इसलिए यहां पर लीनियर शब्द इन्होंने नहीं यूज किया था, तो लीनियर पॉलीमर, बस देखो ये इतना इंपॉर्टेंट था कि मतलब अगर तुम एनसीईआरटी की लाइन को ढंग से पढ़ोगे तो मैंने ये चीज हालांकि लिखाई भी है आपको। अब मैं आपको ऐसा करता हूं, देखो यहां पर लीनियर शब्द नहीं है, यहां पर लीनियर शब्द नहीं है। और अब मैं अगर आपको वापस ले जाऊं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में, तो देखो बड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा आपको मैं, लेकिन चाहता हूं कि मैं आपको दिखा दूं एक बार, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। बहुत पीछे जाना पड़ेगा, हालांकि बिल्कुल बिल्कुल बिगिनिंग में था हम लोगों का, लेकिन चलो चलते हैं एक बार, देखते हैं वहाँ पर बात को समझते हैं थोड़ा सा। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की बात हम लोग कर रहे थे। ये देखो, ये मैंने आप लोगों से कहा था यहां पर कि दे आर फॉर्म्ड बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, ये मोनोमर्स है, MARS मोनोमर्स, एंड कंटेन्स स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमेरिक चेन्स। और उन्होंने यहां पर लीनियर शब्द नहीं लगाया था, बस यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था
वेरियस लीनियर पॉलीमेरिक चेन्स था एंड फॉर्म्स 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर्स। तो यहाँ पर लीनियर शब्द नहीं लगा था, इसलिए बेटा वो सिंपली केवल क्या हो गया था, गलत हो गया था, और सब मामला बिल्कुल हम लोगों का क्या था, सही था। तो मैंने सिर्फ इसीलिए आपको ये दिखाया कि आप लोग को ये क्लियर हो जाए, ऐसा ना हो कि सर पता नहीं कहाँ था, क्या था। तो जल्दी से हम लोग इसको ऊपर फिर से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए लीनियर शब्द का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं किया गया था, तो इसलिए लीनियर शब्द छूट गया था। चलिए, अब इतना दिखाने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी, खैर कोई बात नहीं, और मेहनत के बाद तो मामला गड़बड़ा गया है थोड़ा सा इसमें, ठीक है, ये और बड़ा बड़ा हो गया थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं यार, मेहनत करनी पड़े तो मेहनत करते रहना चाहिए, है कि नहीं। एक क्वेश्चन हम लोगों का सही हो जाए मेहनत करने से, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, ठीक है ना। चलो आओ वापस आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। तो भाई यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो गया था, थर्ड वाला आंसर सही हो गया था। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, बहुत आसान फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट द नायलॉन 66। नायलॉन 66 को रिप्रेजेंट करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, जल्दी से बताइए। नायलॉन 66 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सी के बाद एक ऑप्शन आ रहा है आपका डी, ये देखिए डी ऑप्शन आ रहा है, और यही रिप्रेजेंट कर रहा है नायलॉन 66 को। डी आंसर इसका सही है। नायलॉन 66 को पहचान लेंगे सब लोग, डी ऑप्शन इसका सही है। नायलॉन 66 में मैंने हेक्सामेथाइलिन डाइमीन बताया, तो यहाँ CS2 का होल ट्वाइस दिया गया, तो CS2 का होल ट्वाइस का मतलब हो गया CS2 का होल 4, ठीक है। और यहाँ पर CS2 का होल 6 आपको दिख ही रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आपके 6 कार्बन दिख ही जाएंगे, 4 और 2 6, और यहाँ पर 6 ही हैं, तो नायलॉन 66 आपका ये हो गया फोर्थ का डी। नेचुरल रबर इज, नेचुरल रबर क्या है, अल्टरनेट सिस एंड ट्रांस कन्फिग्रेशन, रैंडम सिस एंड ट्रांस कन्फिग्रेशन, ऑल सिस कन्फिग्रेशन। तो बस यही देखो मैंने आपसे कहा कि सारे के सारे कौन से कन्फिग्रेशन है, सिस। अब देखो नीट 2016 से एक बात क्लियर भी होती है कि जो ट्रांस वाली है वो नेचुरल नहीं मानी जाती। मैंने आपसे कहा था ना, कुछ बुक्स ट्रांस वाली को भी नेचुरल लिखते हैं, लेकिन ट्रांस वाली नेचुरल नहीं है, क्योंकि अगर ट्रांस वाली भी नेचुरल मानी जाती तो फिर तो भाई साहब यहाँ सी और डी दोनों आंसर सही हो जाते। इसीलिए यहां पर सी आंसर सही माना जाएगा, सिस कन्फिग्रेशन। मैंने कहा ट्रांस माने जो गुट्टा परछा होता है उसको आप कौन से रबर लीजिए, सिंथेटिक रबर ही लीजिए। ट्रांस वाली सिंथेटिक रबर मानी जाएगी और जबकि सिस वाली नेचुरल रबर मानी जाएगी, ठीक है। चलिए ये आपका क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाता है, 6। बताइए 6 क्वेश्चन है कि दैट कैप्रोलैक्टम इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। सिंपल है, कैप्रोलैक्टम का इस्तेमाल किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है, नायलॉन 6 के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जाम्पल कौन है, थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल कौन होते हैं, जितने भी क्रॉस लिंक्ड होते हैं, कौन से होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं। तो बताओ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के अंदर कौन आएगा। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, सिर्फ आंसर डी हो सकता है। अब वैसे तो आप अंदाजे से आंसर डी लगा देंगे, लेकिन बेटा ये क्रॉस लिंक्ड नहीं है। अगर ढंग से देखो तो ये नोवोलैक है। ये क्या है, नोवोलैक। इसमें सही करने के लिए मैंने अभी क्लास में तुम लोगों को बताया है कि इसमें करेक्शन क्या होना चाहिए था, नीचे भी एक लाइन फ्री की जानी चाहिए थी। ये बॉन्ड नीचे फ्री किया जाना चाहिए। जब आप बॉन्ड नीचे फ्री करेंगे तो ये एग्जाम्पल किसका बन जाएगा, बेकेलाइट का एग्जाम्पल बन जाएगा। अदरवाइज फिर अगर आप नीचे लाइन फ्री नहीं करते हैं तो वो एग्जाम्पल फिर किसका मिलेगा आपको, नोवोलैक। और नोवोलैक आपका क्रॉस लिंक्ड नहीं है, नोवोलैक आपका लीनियर पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है, लीनियर। तो इसीलिए यहां पर हम लोग लाइन खींचेंगे। यहां पर जब लाइन खींचेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8वां। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइजेस टू फॉर्म पॉलीएस्टर डैक्रोन। कौन पॉलीएस्टर या डैक्रोन का फॉर्मेशन करता है, तो आंसर कौन सा हो गया बताओ जल्दी से, सी हो गया, टेरीथैलिक एसिड यानी एथिलीन ग्लाइकॉल। अभी बताया। नायलॉन इज एन एग्जाम्पल ऑन, नायलॉन किसका एग्जाम्पल है, नायलॉन एक एग्जाम्पल है पॉलीमाइड का। नायलॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमाइड। तो आप देख रहे होंगे कुछ भी नया नहीं है, सब वही है, सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। 10वां क्वेश्चन है, विच मोनोमर, विच इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन। नियोप्रीन का मोनोमर कौन सा होता है, तो नियोप्रीन का मोनोमर क्लोरोप्रीन होता है। कौन होता है, क्लोरोप्रीन से फॉर्मेशन किसका किया जाता है, नियोप्रीन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो 10वें का आंसर ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है,
मेलेमाइन एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, डेक्रॉन एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, ग्लिप्टल एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। बस नियोप्रीन एक कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, क्योंकि नियोप्रीन में क्या होता है, आपका कोई भी साइड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड नहीं होता, तो नियोप्रीन कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। जबकि ग्लिप्टल, मेलेमाइन, डेक्रॉन इन सब में साइड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं, तो ये सब कंडेंसेशन पॉलीमर हैं। चलिए 11वें के बाद 12वें पे आ जाते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आर्टिफिशियल सिल्क इज डाइव्ड फ्रॉम सेलुलोज, नायलॉन 66 एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर, नायलॉन 66 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर। बताओ इलास्टोमर के एग्जाम्पल कौन है, जितने भी रबर हैं, मैंने कहा था इलास्टोमर्स जितने भी होते हैं, इलास्टोमर्स जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, रबर होते हैं। और जितने भी आपके नायलॉन हैं, पॉलीमाइड्स और पॉलीएस्टर, ये सब एग्जाम्पल फाइबर्स के हैं। तो नायलॉन 66 एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर, ये फाइबर का एग्जाम्पल है, इसीलिए ये आंसर सही नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया आपका। तो आंसर बी आपका सही हो गया। 13 ऑफ द फॉलोइंग विच इज क्लासिफाइड एज अ पॉलीएस्टर पॉलीमर, पॉलीएस्टर के अंदर कौन जाएगा, तो भाई साहब बेकेलाइट पॉलीएस्टर नहीं है, टेरिलीन पॉलीएस्टर है, मेलेमाइन पॉलीएस्टर नहीं है, नायलॉन 66 पॉलीएस्टर नहीं है। सिर्फ पॉलीएस्टर कौन है, टेरिलीन है। टेरिलीन और ग्लिप्टल दो ही पॉलीएस्टर मैंने बताए हैं, आपको बताए हैं कि नहीं बताएं। चलिए और क्वेश्चन नंबर किस पर आ जाते हैं हम लोग, 14 पर आ जाते हैं। 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नियोप्रीन पॉलीमर, इसमें से क्लोरोप्रीन से फॉर्मेशन किसका होता है, नियोप्रीन का फॉर्मेशन होता है। तो 14 का आंसर कौन सा हो गया, ए दैट रिप्रेजेंट्स क्लोरोप्रीन का आंसर कौन सा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स नियोप्रीन पॉलीमर, तो क्लोरोप्रीन से फॉर्मेशन नियोप्रीन का होता है, तुरंत आप लोग लगा लेंगे। और 15वां और आखिरी क्वेश्चन आपका आ रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर्स आर गिवन, विच वन इज करेक्टली प्रेजेंट, कौन सा करेक्टली मैच किया गया है, आपको ये बताना है। क्या पहला वाला करेक्टली मैच्ड है, नहीं, इसमें देखो एक CS2 एक्स्ट्रा आ रहा है। नियोप्रीन में 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4, यहां पर कितने कार्बन लिए जा रहे हैं, 5। इसके बाद टेरिलीन, क्या यह सही मैच किया जा रहा है, यस टेरिलीन आपका सही मैच किया जा रहा है। नायलॉन 66 सही मैच है, नहीं नायलॉन 66 सही मैच नहीं है। और CF2 इज विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, हाँ नहीं टेरिलीन करेक्टली मैच्ड है, नायलॉन 66 करेक्टली मैच्ड है और टेफ्लॉन भी करेक्टली मैच्ड है। सिर्फ नियोप्रीन जो है आपका वो करेक्टली मैच नहीं है, और वो नियोप्रीन करेक्टली मैच इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन दिख रहे हैं, और जबकि नियोप्रीन जस्ट इसके ऊपर वाला केस था, देखो आपने देखा होगा इसके ऊपर वाला केस नियोप्रीन का ही था, उसमें कार्बन की संख्या केवल कितनी होती है, 4, 1 2 3 4, और जबकि यहाँ पर कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, देख लीजिए यहाँ कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है, जबकि यहाँ कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 दिखाई दे रही है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें ब्यूट यूज़ किया जाता है नियोप्रीन में। हम लोग जो यूज़ करते हैं क्लोरोप्रीन यूज़ करते हैं, तो क्लोरोप्रीन में 4 कार्बन होते हैं और यहाँ 5 कार्बन दिखाए जा रहे हैं। तो बड़ा सिंपल था, आप देख रहे होंगे 15 क्वेश्चन मैंने वो कराए 2009 तक के जो आपके पूछे गए थे, और आपने देखा कि बड़ी आसानी से जितना हमने आपको पढ़ाया है उससे बड़ी आसानी से आपके पॉलीमर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और हम लोगों का समय भी इस तरह से समाप्त हो गया है। तो आज मैंने आपका पॉलीमर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया। बच्चों जल्दी से बताइए, पॉलीमर बिल्कुल क्लियर हुआ सभी लोगों की, नहीं क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए भाई, पॉलीमर बिल्कुल क्लियर, इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत, सभी लोगों को बिल्कुल बेटा क्लियर हो गया पॉलीमर अच्छी तरीके से, यस सर क्लियर हो गया है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके बेटा सभी बच्चे बता रहे हैं क्लियर हो गया है, यस सर ऑल क्लियर। बेटा सभी बच्चों को, जिन बच्चों ने मेरे पास व्हाट्सअप में भी दिया था, मैंने व्हाट्सअप में भी उन सबको PDF सेंड कर दिया है पॉलीमर्स का, टेलीग्राम में भी PDF चला गया है, सभी जगह PDFs आपके प्रेजेंट हैं। अभी भी किसी को अगर PDF नहीं मिला है तो मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकता है और मैं उसको PDF तुरंत ही सेंड कर दूंगा। PDF में जो छोटी मोटी 2-3 स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, गलतियां थी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था CS2 का सिवासिस एसिड में CS2 का होल 5 लिखा हुआ, वहाँ CS2 का होल 8 लिखना है। तो जो छोटी मोटी गलतियां हैं उनको आप लोग क्या करिए, दूर करिए और उसको ठीक कर लीजिएगा अपना PDF के अंदर। 2 ही 3 हैं, ज़्यादा नहीं है, 2 ही 3 छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उनको ही दूर करना है आपको, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग प्रयास करेंगे
कि अगले संडे भी हम प्रयास करेंगे मैं अपनी एक्स्ट्रा क्लास लगाएं। अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, अभी तो मान लो आज मंडे ही है, लेकिन हाँ प्रयास ये होगा कि अगले संडे मैं क्लास लूँ। मैं नहीं लूँगा तो के पांडे सर लेंगे। हम दोनों में से कोई ना कोई एक संडे को एक्स्ट्रा क्लास आपकी लगाएगा और आपका कोर्स कराया जाएगा। नेक्स्ट रन पे जब मैं आऊँगा तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जो हमारा पार्ट बचा हुआ था वो हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के पार्ट को अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रन पे। तो बस इतनी ही बात के साथ अब मैं आपके साथ विदा लेता हूँ, है ना, आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट रन पे हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक गुड बाय, टेक केयर, ओके।